हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 12 ज्योग्राफी के चैप्टर 2 की, जिसका नाम है विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। और ये वीडियो टोटल न्यू सेशन के अकॉर्डिंग रहने वाली है 2025 एंड 26। अब देखिए चैप्टर का नाम यहाँ पर क्या है, विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। तो आपको जो चैप्टर है पूरा इन्हीं 3 वर्ड्स पर क्या रहने वाला है, समझ रहे हो क्या। वितरण घनत्व और वृद्धि यानी कि हमारी जो जनसंख्या है, जो हमारी विश्व जनसंख्या, उसका वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है वर्ल्ड में, इसकी हम बात कर रहे होंगे। हम जनसंख्या के घनत्व की बात कर रहे होंगे, डेंसिटी की बात हम कर रहे होंगे, और वृद्धि की बात कर रहे होंगे। वृद्धि मतलब क्या होता है, दो समय अंतराल के बीच में जनसंख्या कितनी बढ़ी या घटी। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकती है, आपको ध्यान रखना है। तो हमारा जो चैप्टर इन्हीं 3 वर्ड्स के ऊपर रहने वाला है, ध्यान रख लेना। ठीक है, समझ आ गया। आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है क्लास 12 एएसपी न्यू ग्रुप। यहाँ पर आपको जितने पीडीएफ नोट्स है वो प्रोवाइड कराते जाते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आगे देखिए, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, जिसका नाम है यहाँ पर जतिन टॉक्स 21। तो आप इसको सर्च करके मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी पर्सनल क्वेरी तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। देखिए ये आपका सिलेबस है। ठीक है, ये आपका सिलेबस है। इस चैप्टर को तो हम कर चुके हैं। ठीक है, अब हम इस चैप्टर को करने वाले हैं क्या, जिसका नाम क्या है, विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। समझ आ गया। उसके बाद आपके बाकी चैप्टर भी ऐसे हम कवर कर रहे होंगे। देखिए आपको पता है जो ह्यूमन होता है, क्या जो मानव होता है, बेसिकली एक देश का, एक कंट्री का सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता है मानव संसाधन। ठीक है, ध्यान रख, समझ आ रहा है आपको। तो मानव की बात मैं कर रहा हूं। तो मानव जो है एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता है। ठीक है, क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता है। ठीक है, ध्यान रखना, किसका, एक कंट्री का। तो ऐसे में एक देश के अंदर या वर्ल्ड वाइड में बात करूं, तो हमें जनसंख्या के बारे में पता होना चाहिए कि देश की जनसंख्या कैसी है, ओल्ड है, यंग है, कितने स्त्री हैं, कितने पुरुष हैं। तो ये सब हमें पता होना चाहिए। ठीक है, समझ आ गया। देखिए, तो ये जानना आवश्यक है कि किस देश में कितनी स्त्रियां हैं और कितने पुरुष हैं, प्रतिवर्ष कितने बच्चे जन्म लेते हैं, कितने लोगों की मृत्यु हो जाती है और कैसे, इसके रीजन भी पता होने चाहिए। ठीक है, इसके रीजन भी पता होने चाहिए। समझ आ गया। और क्या वे नगरों में रहते हैं, मतलब सिटीज में रहते हैं, या वो गांव में रहते हैं, नहीं विलेजेस में रहते हैं। क्या वो पढ़ सकते हैं, मतलब कि लिटरेट है या नहीं है, क्या वो अनपढ़ है, वो क्या काम है, उनका ऑक्यूपेशन क्या है। तो बेसिकली अगर हमें एक कंट्री को ग्रो करना है, तो उस देश की जो जनसंख्या है उसके बारे में पता होना चाहिए, उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। क्योंकि जो इंसान होता है, जो मानव होता है, एक कंट्री का सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता है। ठीक है, समझ आ गया आपको। आगे चलते हैं। देखिए अब विश्व की जनसंख्या असमान रूप से वितरित है। ठीक है, अगर मैं बात करूं, विश्व की जनसंख्या जो है असमान रूप से वितरित है। अब समान रूप से वितरित का मतलब क्या होता है, समान रूप से वितरित का मतलब होता है हमारे वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज हैं, सब में क्या है, समान जनसंख्या है। मतलब कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम नहीं है। लेकिन ऐसा है कहाँ, विश्व की जनसंख्या कैसी है, असमान रूप से वितरित है। किसी जगह पर जनसंख्या बहुत ज्यादा है, जितनी वहां पर होनी भी नहीं चाहिए उतनी जनसंख्या वहां पर है, और कहीं पर बिल्कुल भी जनसंख्या नहीं है उसके एरिया के हिसाब से। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन हम आगे बात कर रहे होंगे। ठीक है, कि भाई असमान जनसंख्या क्यों है, बहुत सारे फैक्टर काम कर रहे होते हैं। ठीक है, आपका टॉपिक भी है ये। देखिए अब यहां पर ना हमें एक बात करनी है, क्या, देखिए यहां पर जो है एशिया की जनसंख्या, एशिया कॉन्टिनेंट है, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट आपको पता है। तो एशिया की जनसंख्या को लेकर जॉर्ज बी क्रेसी कुछ कहते हैं। कौन है जॉर्ज बी क्रेसी, आप देख सकते हो। ठीक है, ये जॉर्ज बी क्रेसी है। तो ये कुछ कहते हैं एशिया की जनसंख्या को लेकर, क्या कहते हैं ये, कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर, एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। तो यहाँ पर यह बताया जा रहा है भाई, एशिया के अंदर बहुत अधिक स्थान, समझ रहे हो, मतलब जहां पर बहुत ज्यादा एरिया है, बहुत अधिक स्थानों पर बहुत कम ना के बराबर लोग रह रहे हैं, और बहुत कम स्थानों पर, मतलब बहुत छोटी सी जगह पर, बहुत कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं। और ये केवल एशिया के बारे में तो इन्होंने बोला है, लेकिन ये विश्व के बारे में भी सच है। यानी विश्व की जनसंख्या वितरण प्रारूप में संबंध में भी ये सत्य है। यानी अगर हम वर्ल्ड की बात भी मैं कर लूं, तो वर्ल्ड वाइड भी ये बात बिल्कुल सच होती है। विश्व में भी बहुत कम स्थानों पर क्या है, आपको ज्यादा लोग देखने को मिल जाएंगे, और बहुत ज्यादा स्थानों पर आपको बिल्कुल कम लोग देखने को मिलेंगे। ध्यान रखना है। बाकी ये स्टेटमेंट आपकी एमसीक्यू में आ सकती है। ठीक है, एमसीक्यू में आपकी आ सकती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना भाई। जॉर्ज बी क्रेसी का ये स्टेटमेंट है, समझ आ गया। अब आगे मैं बात करता हूँ। ठीक है, अब जो का पहला टॉपिक आता है वो तो इंट्रोडक्शन था। ठीक है, अब पहला टॉपिक जो आपका आता है, विश्व में जनसंख्या वितरण का प्रारूप, आपका पहला टॉपिक है। ठीक है भाई, देखो अगर मैं बात करूं जनसंख्या वितरण की, ठीक है,
पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इसको इंग्लिश में हम कहते हैं। तो जनसंख्या वितरण का मतलब यानी अर्थ क्या है? जनसंख्या वितरण का मतलब है भूपृष्ठ पर, यानी हमारा धरातल, यानी भूपृष्ठ यानी धरातल। तो जनसंख्या वितरण का मतलब क्या है? भूपृष्ठ पर लोग किस प्रकार से वितरित है, मतलब किस प्रकार से लोग फैले हुए हैं धरातल पर, भूपृष्ठ पर, धरती पर, ठीक है। या इसको हम कह लो किस पैटर्न पर, ठीक है, किस पैटर्न पर क्या है वो रह रहे हैं, ध्यान रखना। समझ आ गया? आगे बात करूं, और मोटे तौर पर विश्व की जनसंख्या का 90% जो है इसके 10% स्थल भागों में निवास करता है। यहाँ पर बहुत गहरी बात कही है। क्या यहाँ पर बोला है? देखो यहाँ पर ये बोला है कि अगर मैं विश्व की बात करता हूँ ना मोटे तौर पर, तो विश्व की जितनी भी जनसंख्या है, विश्व की जितनी भी जनसंख्या है उसका 90% इसके 10% स्थल भाग में निवास करता है। समझ रहे हो? मतलब ये अपनी मान लो 100% जनसंख्या है, 100% क्या है? अपनी जनसंख्या है। ये बेसिकली क्या है? ये पूरा जो विश्व है ना, ये पूरा विश्व है मान लो हमारा, इसके अगर मैं इसका 10% निकाल दूं, मान लो इसका 10% इतना होगा, लगभग इसका 10% इतना होगा, ये किसके बराबर है? 10% के बराबर है। तो इसकी 100% में से 10% माइनस कर दो, क्या बचा? अपना 90% जनसंख्या। तो ये 90% जनसंख्या केवल विश्व के 10% हिस्से पर क्या करती है? निवास करती है। अब आप मन में सोच रहे होंगे ऐसा क्यों है भाई, ये केवल 10% एरिया पर ही क्यों 90% जनसंख्या निवास कर रही है? इसके पीछे बहुत सारे कारण है, ठीक है, रिसोर्स, बहुत सारे कारण है, वो आगे आपका सेपरेट टॉपिक है। समझ रहे हो? तो ये आपका पैटर्न है, किस पैटर्न पर लोग जो है भाई निवास कर रहे हैं, फैले हुए हैं। तो 90% जगह पर 90% जो जनसंख्या है वो 10% स्थल भाग में निवास कर रही है विश्व के। समझ आ गया? ये आगे चलते हैं। और विश्व के 10 सर्वाधिक आबाद देश, ठीक है, यानी कि विश्व के 10 सबसे पॉपुलेटेड कंट्रीज विश्व की लगभग 60% जनसंख्या का निवास करते हैं। या कह लो विश्व के जैसे 10 देश हैं जो बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड है, यहाँ पर 60% जनसंख्या जो है निवास करती है टोटल वर्ल्ड की, ठीक है ना। वर्ल्ड की 100% जनसंख्या है, ठीक है, जो आपका वर्ल्ड है, जो विश्व है, इसकी 100% जनसंख्या, ठीक है, 100% में से आप 60% निकाल दो। क्या 60% आप निकाल दोगे तो ये 10 देशों में निवास करती है। वो 10 देश कौन से हैं? देखो ये 10 देश ये वाले हैं, ठीक है, मैक्सिको, रसिया, बांग्लादेश, नाइजीरिया, पाकिस्तान, ब्राजील, आपका इंडोनेशिया, यूएसए, इंडिया और चाइना। ये 10 देश ऐसे हैं जहां पर जो है, ये 10 देश कौन से हैं? जहां पर 60% जनसंख्या विश्व की यहाँ पर निवास कर रही है। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। ये आपके 10 देश है। अब पीछे चलते हैं 2 मिनट। देखो समझ आ गया भाई, 10 देश हैं, लेकिन ये 10 देश की मैं बात कर रहा हूं ना, इनमें से 6 तो एशिया में ही है। समझ रहे हो? एशिया बाकी कॉन्टिनेंट से सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड डेंस कॉन्टिनेंट है, ध्यान रख लेना, ठीक है भाई। तो इन जो 10 कंट्री है ना बेसिकली, तो उनमें तो 6 एशिया के अंदर है। आप क्या पहचान पाओगे? आप इन 10 कंट्रीज में से पहचान पाओगे? कह रहा हूँ आप इन कंट्रीज में से जो 10 कंट्रीज अपनी जो सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड हैं, सबसे ज्यादा जनसंख्या यहाँ पर है, इनमें से 6 एशिया में है। वो कौन कौन से? देखो अगर मैं बात करूँ एशिया की, तो चाइना एशिया में है, गिनते रहना, 1 हो गई, ठीक है। इंडिया एशिया में है, 2 हो गई। यूएसए है क्या? नहीं है, यूएसए नहीं है, ठीक है। इंडोनेशिया ये एशिया में है, ब्राजील साउथ अमेरिका में, ठीक है, ये नहीं है। तो 1 2 3 हो गए। पाकिस्तान, ठीक है, ये भी है भाई, किसमें? एशिया में है। बांग्लादेश एशिया में है और रसिया एशिया में है, ठीक है भाई, ध्यान रखना। समझ आ गया? चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड रशिया, ये 6 कंट्रीज है जो कि एशिया में है। 10 कंट्री सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड हैं, जो जहां पर 60% जनसंख्या निवास कर रही है, रह रही है। और उन 10 देशों में भी 6 कहां पर है? एशिया के अंदर है, ठीक है। भारत भी एशिया में, पता ही होगा, मैंने बता दिया यहाँ पर। ये आप जनसंख्या देख सकते हो, ठीक है। ये पॉपुलेशन किस में है? ये मिलियन में है। समझ आ गया? तो यहाँ पर आप देख सकते हो भाई, ये आपका जो चाइना है, ये आपका चाइना और आपका ये इंडिया का है। बस थोड़ा बहुत ही गैप है। आज की कंटेक्स्ट में बोलूं तो हमने चीन को भी पीछे कर दिया है पॉपुलेशन के मामले में, ठीक है। यानी कि हम चीन से किसी मामले में तो आगे, बाकी और किसी के मुकाबले हम कर ना पाए, लेकिन इसमें तो हम आगे निकल ही गए हैं, ठीक है, पॉपुलेशन में। बाकी आपकी जो एनसीईआरटी है इसके अकॉर्डिंग मैं कहूँ तो चीन इसमें ज्यादा, चाइना इसमें ज्यादा आ रहा है, ठीक है ना। तो चाइना की जनसंख्या इसमें ज्यादा है, बस भारत थोड़ा सा कम है। वैसे आज की बात करता हूँ तो मतलब करंट की बात करता हूँ तो भारत की जनसंख्या चीन से ज्यादा है। समझ आ गया आपको? और एक बात और,
ठीक है, आपको जो हिंदी मीडियम की जो ये ग्राफ दे रखा है ना, यहाँ पर करोड़ दे रखा होगा, क्या दे रखा होगा, वो करोड़ दे रखा होगा, लेकिन वो गलत है। ठीक है, करोड़ की जगह यहाँ पर आपको क्या कर लेना है, लाख कर लेना है। ठीक है, एनसीईआरटी में काट के भाई लाख कर लेना, ध्यान रखना। इसलिए मैंने ये कट आउट जो इंग्लिश मीडियम की बुक से लिया है, यहाँ पर आप लाख लिख लेना। ठीक है भाई, ध्यान रखना, करोड़ की जगह मिलियन की जगह। ठीक है भाई, यहाँ मिलियन है लेकिन आपकी हिंदी में करोड़ दे रखा है, तो वहाँ पर आपको लाख लिख लेना है, मैंने बता दिया। तो ये समझ आ गया आपको। और अगर मैं 6 कंट्रीज मैप की बात करूँ, ठीक है, जो एशिया में 6 देश है वो आप देख सकते हो भाई। रशिया आपका ये रहा, ठीक है, चाइना आपका ये रहा, इंडिया आपका ये रहा, बांग्लादेश ये रहा, ठीक है, और आपका इंडोनेशिया आपका ये रहा। ठीक है, मैप में आप देख सकते हो। और कौन सा रह गया आपका, आपका पाकिस्तान ये रहा। कितने हो गए, 1 2 3 4 5, एक कौन सा रहा, और 6 ये रहा। ठीक है, टोटल 6 कंट्रीज हो गई जो कि मैंने मैप में आपको दिखा दी है। समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। अब जो आपका अगला टॉपिक आता है, ठीक है, जनसंख्या का घनत्व। ठीक है, यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी इंग्लिश में कहें तो जनसंख्या घनत्व की हम बात कर रहे हैं। क्या जनसंख्या घनत्व होता क्या है? देखो, अगर आपको बताना चाहूँ जनसंख्या घनत्व के बारे में, अगर आप एक एरिया ले लीजिए, ठीक है, आप एक एरिया ले लीजिए, अब उस जगह पर कितने लोग रहते हैं। ठीक है, अब देखो, मान लो एक एरिया में, मान लो, ठीक है, ये इतना सा एरिया है, आप समझने की कोशिश करो, थ्योरेटिकल तो बाद में समझेंगे। ये एक एरिया है, ठीक है, अरे यार देखो, ये एरिया है, ठीक है, आपका, ये आपका एक एरिया है। अब यहाँ पर जगह कितने लोगों की है, 10 लोगों की है। यहाँ पर ओनली 10 पीपल रह सकते हैं, 10 लोग रह सकते हैं भाई, 10 लोग रह सकते हैं। लेकिन अब हो क्या रहा है, यहाँ पर लोग रह रहे हैं भाई 20। यहाँ पर लोग कितने रह रहे हैं, 20 लोग रह रहे हैं, यानी 20 पीपल रह रहे हैं। ठीक है, 20 रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं। अब यहाँ की डेंसिटी में क्या बोलूंगा, यहाँ का घनत्व बोलूंगा ज्यादा है। यहाँ पर 10 लोगों की रहने की जगह है इस एरिया में, लेकिन रह 20 लोग रहे, तब बोलूंगा यहाँ का घनत्व क्या है, ज्यादा है। अब ये घनत्व क्या है, अब आपको समझ आएगा। ठीक है, यहाँ का घनत्व ज्यादा, अगर मान लो 10 लोगों की जगह थी, अब वहां पर कितने लोग रह रहे हैं, मान लो 5 ही रह रहे थे, तो हम क्या बोलेंगे, जनसंख्या घनत्व वहां का कम है। समझ आ रहा है भाई? तो ये आपको दिमाग में क्लियर होना चाहिए। अब देखो, जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या होता है भाई, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या। क्या बोला मैंने, प्रति वर्ग किलोमीटर में, मतलब का जो एरिया है प्रति वर्ग किलोमीटर का, उसमें रहने वाले लोगों की संख्या को हम क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। हाँ, वो ज्यादा कम कब डिसाइड होगा, उसकी क्षमता कितनी है पर किलोमीटर। पर किलोमीटर में मान लो 100 लोगों की रहने की जगह है, तो 100 ही लोग रहने चाहिए। ठीक है, उसका जनसंख्या घनत्व होगा। अगर 100 से 110 हो गया ना, ठीक है, अगर अब 100 से हमारा 110 हो गया, इस कहने का मतलब वहां का जनसंख्या घनत्व कम है, 100 से कम है, तो नंबर 90 है, तो हम बोलेंगे जनसंख्या घनत्व कम है। ठीक है भाई, समझ आ गया? तो यही मैं समझाना चाह रहा हूं। तो पर किलोमीटर, ठीक है, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये आपका क्या हो जाएगा, जनसंख्या घनत्व आपका हो जाएगा। आगे चलते हैं। ठीक है, तो भूमि की प्रत्येक इकाई में, भूमि की प्रत्येक इकाई में उस पर रह रहे लोगों की पोषण की सीमित क्षमता होती है। यानी कि जहां पर लोग रह रहे हैं, तो जितना वो जमीन है, जितनी वो एरिया है, भूमि की जो इकाई है, उसमें क्या होती है भाई, सीमित क्षमता होती है। ठीक है, क्या होती है, सीमित क्षमता होती है। ठीक है, सीमित क्षमता होती है किस चीज की, पोषण की। सीमित क्षमता होती है किसकी भाई, पोषण की। समझ आ रहा है? यानी कि भाई वहां पर मान लो एक जमीन है, वो केवल 100 लोगों को ही पोषित कर सकती है। वहां पर जो संसाधन है वो केवल 100 लोगों के लिए ही है, तो वो लिमिटेड ही तो है भाई। अब वहां पर 110 लोग आ जाएंगे, तो क्या होगा, सब 100 लोगों को ही वो एक जमीन की जो इकाई है, वो यूनिट है, वो उसी को पोषित कर सकती है। बाकी 10 लोग कहाँ जाएंगे, तो किसी को कम मिलेगा, किसी को ज्यादा, किसी को नहीं मिलेगा। समझ रहे हो? तो यहाँ पर यही बोला है। तो भूमि की प्रत्येक इकाई में उस पर रह रहे लोगों की पोषण की क्षमता कैसी होती है, लिमिटेड होती है, सीमित होती है। अब लोग अनलिमिटेड आके बैठ जाएंगे तो काम नहीं बनने वाला। ठीक है, ध्यान रखना। दिल्ली जैसा शहर, ठीक है, मुंबई, ये सब बहुत ज्यादा जो है डेंस एरिया है, ध्यान रखना, मतलब कि घनत्व वाले एरिया है। अतः लोगों की संख्या, अगर मैं कहना चाहूं घनत्व का ब्रॉडली मतलब क्या होता है, तो लोगों की संख्या और भूमि के आकार के बीच अनुपात को समझना आवश्यक है। ठीक है भाई, तो अगर जनसंख्या घनत्व हमें निकालना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, लोगों की संख्या और भूमि का आकार। समझ आ गया? ध्यान रखना है कि लोगों की संख्या कितनी है और उसका एरिया कितना है। तो यहां से हमारा क्या निकल जाएगा, फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा। अगर हमें किसी भी एरिया का क्या निकालना है, हमें डेंसिटी यानी घनत्व निकालना है,
तो यहाँ पर मैं लूंगा पहले एरिया, क्या लूंगा मैं पहले, ए है, ठीक है भाई, एरिया लूंगा, यानी कि हम क्षेत्रफल लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा लोगों की संख्या, या कह लो जनसंख्या, ठीक है भाई, लोगों की जनसंख्या। समझ आ रहा है? तो ये आपका एरिया, यहाँ पे लोगों की जनसंख्या कितनी है, तो इससे आपका क्या निकल जाएगा, इससे आपका निकल जाएगा भाई जनसंख्या घनत्व। समझ आ गया? ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यही अनुपात क्या है, जनसंख्या का घनत्व है। अनुपात तो मतलब पता ही होगा, आप तो एक्सपेक्ट कर सकता हूं आपसे। अनुपात का मतलब होता है फ्रैक्शन, ठीक है, कि भाई एरिया के हिसाब से कितने लोग रह रहे हैं, ये अनुपात जो है इसी को हम क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये अनुपात जनसंख्या घनत्व है। अनुपात किसका, लोगों की संख्या और उस जगह का एरिया जहां पर लोग रह रहे हैं, तो वहां से हम क्या निकाल सकते हैं, जनसंख्या घनत्व हम निकाल सकते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये एक आपकी बुक में जो है एग्जाम्पल दे रखा है, ठीक है, एग्जाम्पल दे रखा है, समझ लो। एग्जाम में न्यूमेरिकल नहीं आता है, हाँ एमसीक्यू में आ सकता है, ठीक है भाई, और आ भी रखा है ये वाला क्वेश्चन, तो प्री बोर्ड वगैरह में आता है, ध्यान रखना, बोर्ड में भी आ रखा है। तो जनसंख्या घनत्व कैसे निकाल सकते हैं मैंने बता दिया। देखो क्षेत्रफल, 2 मिनट पेन चेंज कर लें। देखो भाई यहाँ पर हमें क्षेत्रफल अपॉन में रहेगा, मतलब कि हमारा जो है डिनोमिनेटर और आपका न्यूमरेटर, ठीक है भाई, यानी कि आपका जो न्यूमरेटर, ठीक है, ये आपका न्यूमरेटर होता है और ये आपका डिनोमिनेटर होता है, ठीक है भाई, ध्यान रख लेना। तो आपका यहाँ पर क्षेत्रफल आएगा और यहाँ पर आपका जनसंख्या आ जाएगा, यही मैंने बताया, नीचे आपका क्षेत्रफल, ऊपर आपका जनसंख्या। तो इसी से आपका क्या निकल जाएगा, आपका जनसंख्या घनत्व निकल जाएगा। उदाहरण यहाँ पर आपको दे रखा है कि क प्रदेश का क्षेत्रफल 100 वर्ग किलोमीटर है। कितना है, 100 वर्ग किलोमीटर है एक का प्रदेश का एरिया। और जनसंख्या कितनी है, जनसंख्या आपके 1,50,000, ध्यान रखना। तो जनसंख्या घनत्व किस प्रकार कितना होगा, तो इस प्रकार निकाला जाएगा। घनत्व की मैंने बात करी तो क्षेत्रफल कितना आएगा, नीचे आएगा, क्षेत्रफल आएगा नीचे, जो कितना दे रखा है एग्जाम में, मतलब क्वेश्चन में 100 दे रखा है, ठीक है भाई, 100 वर्ग किलोमीटर हमें दे रखा है, समझ आ रहा है भाई। उसके बाद जनसंख्या कितनी है, 1,50,000, बस सोल्व कर दो, 2 जीरो से आपके 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, कितना बचा यहाँ पर 1500 आपका आ जाएगा आंसर। तो हम लिखेंगे कैसे, हमारा आंसर तो 1500 आ गया, हम क्या लिखेंगे 1500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति रह रहे हैं, 1500 व्यक्ति रह रहे हैं। तो ये क्या निकल जाएगा, उस जनसंख्या का घनत्व निकल जाएगा, ठीक है ना। तो मैंने यही बोला कि जनसंख्या को कैसे जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या है, प्रति वर्ग किलोमीटर में रह रहे लोगों की संख्या। तो प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति रह रहे, 1500, तो ये क्या उसका घनत्व हो जाएगा। समझ आ गया, समझ आ गया होगा, ठीक है। नहीं समझ आया फिर से थोड़े वीडियो देख लो, समझ आ जाएगा। अब अगला जो हमारा टॉपिक आता है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, कि भाई जो जनसंख्या मैंने आपको दिखाया कहीं पर ज्यादा है कहीं पर कम है, जनसंख्या का वितरण कैसा, असमान है, समान क्यों नहीं है। तो यही कारण है भाई, जनसंख्या वितरण को बहुत सारे कारक, बहुत सारे फैक्टर जो हैं प्रभावित कर रहे होते हैं, प्रभावित कर रहे होते हैं। समझ आ गया। तो उसी की हम बात करने वाले हैं कि भाई ऐसे कौन कौन से फैक्टर, कौन कौन से कारक होते हैं जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं, पॉपुलेशन पैटर्न को प्रभावित करते हैं, जिससे कहीं पर ज्यादा जनसंख्या हो जाती है, कहीं पर कम हो जाती है। देखो भाई, तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक की मैं बात करूं तो यहां पर हम कैटेगराइज करते हैं भौगोलिक कारक, ठीक है, हमारे भौगोलिक कारक होते हैं, आर्थिक कारक होते हैं, और आपका जो है सामाजिक और सांस्कृतिक कारक होते हैं। समझने की कोशिश करना, ठीक है। भौगोलिक कारक, आर्थिक कारक और आपका सामाजिक सांस्कृतिक कारक, ये हमारे बेसिकली 3 मेजर फैक्टर, क्या 3 हमारे मेजर फैक्टर, यानी मेन जो जनसंख्या को अफेक्ट कर रहे होते हैं, मुख्य कारण यही हैं। अब आगे भी भौगोलिक कारक में भी भाई आपका बहुत कुछ आ जाता है, ठीक है, आर्थिक कारक में भी आपका बहुत सारे पार्ट्स आते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक में भी आपके बहुत सारे पार्ट्स आ रहे होते हैं, मतलब कि हिस्से इसके आगे भी हैं। बाकी भौगोलिक कारक आप एग्जाम में आपका आएगा कि भाई जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, तो आप पहले भौगोलिक कारक लिखोगे, फिर इसका सब डिवीजन करोगे भाई कौन कौन से भौगोलिक कारक होते हैं और किस प्रकार से वो जनसंख्या को इम्पैक्ट डालते हैं, जनसंख्या वितरण को प्रभावित कर रहे होते हैं। समझ आ गया, ध्यान रखना। तो भौगोलिक कारक की बात कर रहा हूं, तो भौगोलिक कारक में आपका आ जाएगा भाई जल, भू आकृति, जलवायु और मृदा, सबके बारे में बात करेंगे भाई, ध्यान रखना। बस समझो, आपके दिमाग में एक माइंड मैप छप जाना चाहिए। अगर बोले भाई जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, तो आपको ध्यान में आने चाहिए डायरेक्टली, ठीक है। तो इसलिए माइंड मैप आपके सामने है। तो भौगोलिक कारक में जल, भू आकृति, जलवायु, मृदा। आर्थिक कारक की बात करें, आर्थिक कारक की अगर हम बात करें, इसमें आता है आपका खनिज यानी मिनरल्स, नगरीकरण,
और आपका औद्योगिकरण, ठीक है। और सामाजिक सांस्कृतिक कारक में कोई सब डिवीजन नहीं है, ध्यान रखना, इतना ही हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक बात करनी है, भौगोलिक कारक मतलब क्या होता है आपको पता ही होगा। भूगोल यानी भौगोलिक कारक मतलब कि भाई वहाँ वहाँ पर जल उपलब्ध है या नहीं है। भाई पानी वगैरह के बारे में कहाँ पढ़ते हो, ज्योग्राफी में पढ़ते हो ना, ठीक है। एक ज्योग्राफिकल फैक्टर है ये, भौगोलिक कारक है। भूआकृति, वहाँ की भूआकृति क्या समतल है, उबड़ खाबड़ है, तो ये भी जनसंख्या को भाई प्रभावित करती है। जलवायु और मृदा, ये भी हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आर्थिक कारक, आर्थिक कारक मतलब मनी से रिलेटेड, क्या, जहाँ मनी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। रहन सहन, जहाँ पर लोगों की कहीं ना कहीं जीविका प्रभावित हो रही, जीविका चल रही, लोग जीविका के लिए कहीं जा रही हूँ, तो हमारे आर्थिक कारक हो जाते हैं। इसके अंदर खनिज, नगरीकरण, औद्योगिकरण, उसके बाद सामाजिक सांस्कृतिक कारक। यानी सामाजिक सांस्कृतिक कारक का मतलब होता है कि किस प्रकार से लोगों की सामाजिक सांस्कृतिक जो है उसको आहत पहुंच रहा है, उसको परेशानी होती है, तो लोग क्या करते हैं, कहीं और चले जाते हैं जहां पर उनको सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से शांति मिल रही होती है। तो मैंने आपको ब्रॉडली तरीके से थोड़ा वो समझा दिया है, अब आगे चलते हैं, सेपरेटली समझते हैं। तो पहले मैं बात करूंगा किसकी, भौगोलिक कारक की, ठीक है, समझ आ रहा है। तो पहले किसकी बात करूंगा, भौगोलिक कारक की बात करूंगा। देखो, तो भौगोलिक कारक में पहले क्या बताया था, जल बताया था। तो जल में आप क्या लिखोगे, भाई लोग जो हैं ऐसी जगह पर जाना पसंद करते हैं, ऐसी जगह पर जाना बसना पसंद करते हैं या रहना पसंद करते हैं जहां जल उनको क्या हो जाए, आसानी से उपलब्ध हो जाए, जहां उनको जल जो है आसानी से उपलब्ध हो जाए। इसलिए क्या है, दुनिया में नदी घाटी जो है, नदी घाटी सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र होता है, समझ रहे हो भाई। तो लोग ऐसी जगह पर जाना पसंद करते हैं जहां पर जल इजीली यानी वाटर इजीली अवेलेबल हो जाए। तो इसलिए इसलिए आप देखोगे कि जहां पर पानी इजीली अवेलेबल हो जाता है, यानी जहां पर पानी ज्यादा मात्रा में है, वहां पर लोग आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। जैसे कि जितने भी नदी घाटी वाले एरिया हैं, जितने भी नदी घाटी वाले एरिया हैं, वहां पर आपको जनसंख्या ज्यादा क्यों देखने को मिलती है, इसी वजह से, क्योंकि वहां पर पानी उपलब्ध है। जैसे कि इंडिया की एक सिविलाइजेशन है, सभ्यता है, कौन सी, सिंधु घाटी सभ्यता, वो कहाँ पनपी थी, कहाँ भाई विकसित हुई थी, सिंधु घाटी के पास, ठीक है। क्योंकि वहां पर उनको पानी, भाई पानी क्योंकि बहुत नीड, जरूरी नीड है हमारी, ठीक है, पानी के बिना बात नहीं बनेगी। तो इसलिए हमारी जो सभ्यता थी, जो हमारी सिविलाइजेशन थी, वो भी नदी के पास बसी, इसलिए बसी क्योंकि पानी जहां पर आसानी से उपलब्ध होता है वो हमें लोगों को अट्रैक्ट कर रहा होता है। क्योंकि जल जो है काफी जगह में यूज होता है, नहाने में, खाने में, पीने में, समझ रहे हो। तो बहुत सारी जगह जो है पानी का यूज हो रहा होता है, तो ये नदी जो जल है एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है, समझ आ गया। आगे चलते हैं, भू आकृति की बात कर लूं कि भाई भू आकृति किस प्रकार से जो है जनसंख्या को प्रभावित कर रही है भौगोलिक कारक के रूप में। देखो, लोग जो है समतल स्थान पर बसना पसंद करते हैं, सही बात है। मैं आपको बोल दूं भाई, जाओ पहाड़ों के ऊपर रह लो, रह लोगे क्या, 2-3 दिन अच्छा लगता है घूमना, ठीक है। रहने की बात वहां पर करोगे, मतलब जिंदगी वहीं बितानी है, तो जिंदगी बहुत कठिन हो जाएगी, वहां पर चलना, ट्रांसपोर्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो लोग बेसिकली कहाँ जाना पसंद करते हैं, समतल जगह पर, समतल स्थान पर बसना पसंद करते हैं। आप देख लो जनसंख्या कहाँ पर ज्यादा मिलेगी, जो समतल मैदान है, जैसे कि हमारा उत्तरी मैदान है, नॉर्थ प्लेन्स है, ठीक है। हमारा जो सिंधु गंगा, सिंधु ब्रह्मपुत्र का जो ये मैदान है, वहां पर जनसंख्या ज्यादा क्यों, भाई वो प्लेन है ना, वहां पर लोग इजीली रह पाते हैं, ठीक है, वहां पर सारी फैसिलिटीज होती हैं, तो लोग समतल स्थान पर बसना पसंद करते हैं। सड़क निर्माण और उद्योगों के लिए अनुकूल होते हैं। अब बोल दो भाई पहाड़ों पर फैक्ट्री लगा दो, लगा लोगे क्या, नहीं लगा पाओगे, ठीक है, बड़ा मुश्किल होगा लगा भी लिया तो, ठीक है। आज तक से टेक्नोलॉजी आ गई है भाई कि हम पहाड़ों पर भी रोड वगैरह निकाल लेते हैं और बन भी रखे हैं। कहने का मतलब है, देखो बन सकते हैं, बहुत मेहनत लगेगी, लेकिन समतल स्थान पर उसके मुकाबले कम मेहनत लगेगी, तो वहां पर क्या हम सड़क निर्माण भी कर सकते हैं और उद्योग यानी फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज भी लगा सकते हैं। तो उसके लिए क्या होती है, अनुकूल होती है। प्रतिकूल का मतलब होता है वो उसके लिए सही नहीं है, अनुकूल मतलब हाँ वो उसके लिए सही है, समझ रहे हो। तो सड़क निर्माण उद्योगों के लिए अनुकूल है। तो ये भू आकृति में आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई, ज्यादा ही थोड़ा मैसी कर दिया मैंने ये, अब से तुम्हें समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो सड़क निर्माण और उद्योगों के लिए अनुकूल होता है, ठीक है। क्योंकि पहाड़ी पथरीले क्षेत्र में लोग कम रहना पसंद करते हैं, इसलिए जो है जहां पर पथरीले मतलब कि आपका पहाड़ वगैरह है, तो वहां पर लोग आपको कम देखने को मिलेंगे। तो यही बात है। अब एशिया में जनसंख्या ज्यादा क्यों है, वो 10 कंट्रीज ज्यादा क्यों पॉपुलेटेड है, कहीं ना कहीं वहां पर पानी उपलब्ध होगा, वहां की भू आकृति समतल होगी, अरे माउंटेन्स भी होंगे बट समतल ज्यादा होगी, तो लोगों को वहां पर बस रहे हैं भाई, समझ आ गया। ये मेनली फैक्टर होते हैं, ये अभी और रह रहे हैं। जलवायु की मैं बात कर लूं यानी क्लाइमेट। अब क्लाइमेट यानी कि कैसा होना चाहिए, ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा, समझ रहे हो। मैं तुमको बोल दूं जाओ भाई
रेगिस्तान में रह के आओ, रह के दिखाना मुझे, मान जाऊंगा तुमको, ठीक है। तो रेगिस्तान, जो गर्म रेगिस्तान है वहां भी आप नहीं रह सकते, ठंडा रेगिस्तान है वहां आप नहीं रह सकते। कहाँ रहोगे? जहां पर आपका जो है क्लाइमेट यानी जलवायु कैसा हो, बिल्कुल नॉर्मल हो, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंडी हो, समझ रहे हो, तो वहां पर आप रहना पसंद करोगे। तो अधिक उष्ण, उष्ण मतलब गर्म, उष्ण मतलब क्या होता है, उष्ण मतलब होता है गर्म, ठीक है, उष्ण मतलब होता है गर्म। तो अधिक उष्ण अथवा ठंडे मरुस्थल लोगों की विषम जलवायु मानव बसाव के लिए असुविधाजनक होती है। कहने का मतलब है अधिक उष्ण या ठंडा मरुस्थल, ठीक है, लोगों को क्या भाई, बसन मतलब वहां पर बसने के लिए उनको थोड़ा नापसंद होता है, ठीक है, बसना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि ये विषम जलवायु क्या है, ये विषम जलवायु है, लोगों के लिए अनुकूल जलवायु नहीं है। समझ आ गया। और लोग सुविधाजनक जलवायु वाले क्षेत्र में रहना पसंद करते हैं, सुविधाजनक जहाँ लोगों को मजा आए, आनंद आए, ठीक है, तो ऐसी जगह पर जो है रहने में लोगों को मजा आता है, वो पसंद कर रहे होते हैं। समझ आ गया। जैसे कि एक आपकी बुक में दे रखा है, जो भूमध्य सागरीय प्रदेश है, जो भूमध्य सागरीय प्रदेश है मतलब जो भूमध्य सागर के आसपास वाले जो एरिया हैं वो सालों साल से बसे हुए हैं, अब जनसंख्या ज्यादा है, क्यों है, क्योंकि वहां का जो क्लाइमेट है, वहां की जो जलवायु वो कैसी है, सुविधाजनक है। और सुविधाजनक से मेरा मतलब है ना ज्यादा सर्दी पड़ रही है और ना ही ज्यादा गर्मी है, ना ज्यादा उष्ण है और ना ही ज्यादा ठंडा है। समझ आ गया। ये मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, जलवायु किस प्रकार से एक फैक्टर हो जाता है आपकी जनसंख्या को निर्धारित करने में, ठीक है। आगे चलते हैं, मृदा की बात कर लूं, यानी सोइल। अब बोलोगे यार सोइल से क्या लेना देना है हमें, जो हमारी मृदा है ये जनसंख्या को किस प्रकार से इम्पैक्ट कर रही है। अब भी देख लो, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं वो बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, कृषि वगैरह कर रहे होते हैं, तो मृदा जो है कृषि के लिए, एग्रीकल्चर के लिए बहुत जरूरी हो जाती है, तो ये भी एक इम्पैक्ट डालती है, ठीक है भाई, ध्यान रखना। तो उपजाऊ मृदाएं जो होती हैं वो कृषि के लिए महत्वपूर्ण होती है, नहीं होती क्या, बिना उपजाऊ मृदा के हम कृषि कर ही नहीं सकते। तो वही बात यहाँ पर है कि उपजाऊ मृदा जो है वो कृषि के लिए उपजाऊ होते हैं, जहाँ पर फर्टाइल, जहाँ पर आपकी उपजाऊ मिट्टी मिलेगी, मृदा मिलेगी, तो वहां पर लोग भग जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखना, ऐसे उड़ जाएंगे वहां पर जाने के लिए, ठीक है। इसलिए उपजाऊ दोमट मिट्टी वाले प्रदेशों में अधिक लोग निवास करते हैं, ध्यान रखना, ठीक है भाई। उपजाऊ दोमट मिट्टी वाले, यानी कि ये जो दोमट मिट्टी है बेसिकली उपजाऊ मिट्टी की बात यहाँ पर हो रही है, तो उपजाऊ दोमट मिट्टी वाले प्रदेशों में अधिक लोग निवास कर रहे होते हैं, मैंने बता दिया है, क्योंकि ये मृदाएं गहन कृषि का आधार बन सकती है, ठीक है ना। गहन कृषि पढ़ोगे, किस चैप्टर में पढ़ोगे, पढ़ोगे भाई तुम प्राथमिक क्रिया वाले में, ठीक है, कहाँ लिखूं, ठीक है, बता दिया ऐसे, ठीक है, प्राथमिक क्रिया वालों में आप, जो आपका 4th चैप्टर है प्राथमिक क्रिया है, उसमें आप पढ़ोगे गहन कृषि के बारे में, ठीक है, ध्यान रखना। तो क्योंकि ये मृदा बेसिकली गहन कृषि यानी इंटेंसिव एग्रीकल्चर के लिए क्या है भाई, आधार बन सकती है, जरूरी बन सकती है, तो इसलिए लोग वहां जाते हैं जहां पर क्या हो, उपजाऊ मिट्टी मिले, उपजाऊ आपकी जो है मृदाएं मिले, ठीक है, समझ आ गया। तो ये आपके भौगोलिक कारक है। आगे चलते हैं, अब आपका है आर्थिक कारक, ठीक है भाई। आर्थिक कारक में आप क्या बताओगे, खनिज, ठीक है, तो खनिज की पहले बात करेंगे। तो आर्थिक कारक मैंने बता दिया पैसे से रिलेटेड, ठीक है, तो खनिज कहीं ना कहीं बहुत बेनिफिशियल होते हैं, ध्यान रखना, उद्योगों के लिए एज अ कच्चे माल, एज अ रॉ मटेरियल। तो खनिज की हम बात करें तो खनिज से युक्त क्षेत्र उद्योगों को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, क्या करते हैं भाई, खनिज से युक्त क्षेत्र उद्योगों को आकर्षित करते हैं। यहाँ पर आकर्षित मिसिंग है, ठीक है भाई, क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। जहां पर जिस एरिया में आपके खनिज मिलते हैं वहां पर उद्योग क्या करेंगे, वहां पर ऐसे पहुंच जाएंगे, ठीक है भाई, लैंडिंग ले लेंगे अपनी वहां पर, तो वहां पर भाई उद्योग पहुंच गए, समझ आ गया। अब खनन और औद्योगिक गतिविधि रोजगार उत्पन्न करेगी। अब भाई वहां जहां पर खनिज है वहां पर कौन पहुंच गए, वहां पर उद्योग पहुंच गए। अब वहां पर उनको अगर यूज करना है उस खनिज को, तो वहां पर खुदाई चलेगी, यानी कि क्या होगा, खनन होगा, क्या होगा, खनन होगा। उसके बाद वहां पर इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज लगाई जाएंगी, नहीं औद्योगिक गतिविधियां करी जाएंगी। अब इसके लिए वहां पर क्या चाहिए होंगे, लोग चाहिए होंगे, तो यानी रोजगार उत्पन्न करेंगे क्या हमारे ये उद्योग, ये गए थे खनिज की तलाश में, खनिज इनको मिला, उसके लिए लोग चाहिए निकालने के लिए। अब वहां पर जो फैक्ट्रीज लगेंगी, उद्योग लगेंगे, वहां पर भी काम होगा, तो वहां के लिए भी लोग चाहिए। तो ऐसे में लोग आएंगे कहाँ से, अब भाई लोगों को रोजगार मिलता नहीं है, तो लोगों को जहां रोजगार मिलेगा वहीं तो जाएंगे। तो भाई खनिज भी तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, किस प्रकार से मैंने बता दिया, तो लोग क्या रोजगार की तलाश में उस जगह पे चले जाएंगे, समझ आ गया। और इस अब यहाँ पर क्या है, आपके स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर, यानी कि कुशल और अर्धकुशल कर्मी इन क्षेत्र में पहुंचते हैं।
समझ आ गया। तो जहां पर एक खनिज युक्त क्षेत्र है, जहां पर उद्योग लग गए, वहां पर क्या आपके कुशल और अनकुशल, ठीक है। कुशल का मतलब है जिनको सब काम आता है, मतलब जो किसी प्रोफेशन में, जिसे जो किसी काम में अच्छे हैं, और अर्धकुशल होता है जिनको स्किल आधी आती है, जिनको स्किल बहुत कम है। समझ आ गया, या कोई कुछ काम नहीं आता है, तो वो अर्धकुशल हो जाएंगे। तो दोनों ही काम करने वाले जो ऐसे क्षेत्रों में जाते हैं और जनसंख्या को क्या बनाते हैं, सघन बनाते हैं। जनसंख्या को क्या बनाते हैं भाई, डेंस बनाते हैं, सघन बनाते हैं। सघन मतलब कि वहां पर ज्यादा बसावट हो जाती है, ठीक है, जनसंख्या बहुत ज्यादा हो जाती है। अब जैसे कि यहाँ पर अफ्रीका का जो कटंगा, जाम्बिया जो तांबा पेटी है ना, ये आपका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है भाई। अफ्रीका का भाई कटंगा, जाम्बिया, तांबा पेटी, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। यहाँ पर क्या है बेसिकली आपके जो है उद्योग वगैरह लगे हुए हैं, क्योंकि इस एरिया में खनिज है, तो यहाँ पर उद्योग लगे हुए हैं, यहाँ पर लोग रोजगार के लिए जाते हैं, ठीक है। वहाँ का जो एरिया है वो सघन है, क्योंकि वहाँ पर जनसंख्या ज्यादा है, ठीक है, इस वजह से जनसंख्या वहाँ पर ज्यादा है रोजगार की तलाश में। समझ आ गया, तो ये आपको ध्यान रख लेना है। आगे चलते हैं। अब आपका आता है नगरीकरण। क्या आता है, नगरीकरण। तो देखो, अब नगरीकरण मतलब कि नगर, आपने देखा होगा लोग गांव से क्या करते हैं, शहरों में आ जाते हैं, नगरों में आ जाते हैं। क्यों आते हैं, आप खुद बताओ। अगर आप भी गांव से शहर में आए हो पढ़ने के लिए, तो क्यों आए हो? क्योंकि यहाँ पर पढ़ने की बेहतर सुविधा है, रहने की बेहतर सुविधा है, जो गांव में नहीं मिलती ना। तो बेटर फैसिलिटीज आपको नगर में मिलती है, तो इसलिए लोग क्या करते हैं, जहाँ नगर होता है वहां पर क्या कर जाते हैं, चले जाते हैं, बसावट अपनी उधर कर लेते हैं। वही है, तो रोजगार के बेहतर अवसर मिलते हैं, ठीक है। शैक्षणिक व चिकित्सा संबंधी सुविधाएं मिलती है, परिवहन सुविधाएं और संचार के बेहतर साधन जो हैं नगरों में, शहरों में होते हैं। तो नगरीकरण जहां पर होता है वहां पर सारी फैसिलिटीज जो है गांव से अच्छी मिलती है, वहां पर आपको रोजगार मिलेगा जो गांव में नहीं मिलता है। गांव में तो लोग खेती करते हैं ज्यादातर, तो रोजगार के बेहतर अवसर आपको मिलेंगे, अच्छी आपको शिक्षा मिलेगी, यानी शैक्षणिक और चिकित्सा, आपको हॉस्पिटैलिटी यानी कि आपको अच्छा वहां पर इलाज भी मिलेगा। तो चिकित्सा संबंधी सुविधाएं भी आपको बेहतर मिलती हैं गांव के मुकाबले, ठीक है। तो लोग गांव से नगर में पहुंच जाते हैं, क्या भाई, ट्रांसफर कर जाते हैं, प्रवास कर जाते हैं। ये प्रवास क्या होता है, प्रवास आगे टॉपिक क्या बताऊंगा, ठीक है। अब आगे देखिए, अब अच्छी नागरिक सुविधाएं तथा नगरीय जीवन के आकर्षण जो है लोगों को क्या करते हैं, नगरों की ओर खींचते हैं। अच्छी नागरिक सुविधाएं, ठीक है, जो आपको नगर में पक्का देखने को मिलेगी। और जो नगरीय जीवन है, जो नगरीय जीवन कितना अच्छा होता है, लोगों को ऐसे ये लोगों को आकर्षित कर देता है, ठीक है। तो भाई नगरीय जीवन, अच्छी नागरिक सुविधा जो है लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर देता है, अपनी तरफ खींचता है, ध्यान रख लेना। और इससे जो है ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में क्या होता है, प्रवास होता है। ग्रामीण क्षेत्र यानी गांव वाले क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में प्रवास होता है, और नगर आकार में बढ़ जाते हैं, और नगर धीरे धीरे क्या होता है, उनका आकार बढ़ने लग जाता है, और जनसंख्या भी वहां पर सघन होने लग जाती है। समझ आ गया, नगरीकरण में आपको ये लिखना होता है। कुछ भी डाउट आ रहा है वीडियो पीछे देखिए, नहीं समझ आ रहा फिर तो कमेंट में पूछिए, आपको जरूर समझ आ जाएगा, ठीक है। नगरीकरण ये आपका हो जाएगा। उसके बाद आपका आता है औद्योगिकरण, ठीक है। औद्योगिकरण का मतलब है भाई जहां पर आपके उद्योग लग रहे थे। देखो यहाँ पर खनिज थी, खनिज की वजह से उद्योग गए थे, फिर आपके रोजगार उत्पन्न हो रहे थे, फिर लोग जा रहे थे। लेकिन जहां पर अब अलग से आप इसको भी लिखोगे, जहां पर औद्योगिकरण बहुत ज्यादा है, जहां पर औद्योगिकरण बहुत ज्यादा है, तो वहां पर लोग क्या करेंगे, वहां पर जाएंगे भाई रोजगार के लिए। तो औद्योगिकरण भी किस प्रकार से है, आपकी जनसंख्या को प्रभावित करता है, ध्यान रखना। देखो, तो औद्योगिक पेटियां जो है रोजगार के अवसर उपलब्ध कराते हैं, अब सीधी सी बात है भाई, ठीक है भाई। औद्योगिक पेटियां का मतलब पता है क्या है, देखो, औद्योगिक पेटियां का मतलब ये होता है कि जहां पर उद्योग ज्यादा मात्रा में है, ठीक है, इसको हम बोलेंगे इंडस्ट्रीज बेल्ट, ठीक है, समझ आ गया। तो औद्योगिक पेटियां मतलब कि जहां पर उद्योग ज्यादा है। तो औद्योगिक पेटियां बेसिकली क्या करती है, एम्प्लॉयमेंट देती है, यानी रोजगार के अवसर देती है, उपलब्ध कराती है, और बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित करती है अपनी तरफ। गांव से लोग शहर में क्यों आते हैं, रोजगार के लिए, क्योंकि रोजगार में, क्योंकि शहर वगैरह में उद्योग वगैरह ज्यादा होते हैं, ठीक है। वो इसमें था, लेकिन आपको ध्यान रखना है। तो बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित करते हैं क्या, उद्योग वगैरह, ध्यान रखना। अब आप सोच रहे हो यार उद्योगों में तो वही लोग आएंगे, अब उद्योगों में काम करने के लिए कौन लोग आते हैं, जिनको क्या होती है भाई, जरूरत होती है। कहने का मतलब है जो उस काम को करेंगे वही आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उद्योगों में जिसकी जरूरत है वो तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन उसके अलावा बाकी लोग कौन, डॉक्टर, टीचर, बाकी और प्रोफेशन के लोग भी आएंगे, वकील वगैरह सब आएंगे। क्यों आएंगे भाई, आप सोचोगे ऐसा क्यों होगा, वो थोड़ी ना उद्योगों में काम करेंगे, ऐसा नहीं है। क्यों भाई, जहां पर लोग ज्यादा होते हैं कि वहां पर उनको बाकी चीज की जरूरत नहीं होगी। अब मान लो यहाँ पर उद्योग है, मान लो ये उद्योग है, यहाँ से लोग यहाँ आ गए और आते ही जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, वो पूरी अपनी फैमिली को इधर शिफ्ट करा लिया, उन्होंने अपनी फैमिली को ही पूरा यही शिफ्ट करा लिया। अब उसके बाद क्या होगा, क्या इनके बच्चे पढ़ेंगे नहीं,
इनके बच्चों को वाले बीमार हो गए तो क्या वो इनका इलाज नहीं होगा, होगा ना। तो यहाँ पर डॉक्टर, टीचर, सबकी जरूरत पड़ेगी। तो वही है, तो यहाँ पर जो है कारखाने में काम करने वाले तो आते ही आते हैं, उनके अलावा जो है यहाँ पर परिवहन परिचालक। अब बंदा जो है फैक्ट्री में, जो इंडस्ट्री उसकी वहां जाएगा कैसे, चल के जाएगा या किसी गाड़ी वगैरह में जाएगा। तो परिवहन परिचालक की आवश्यकता होगी, दुकानदार की जरूरत भी होगी कि वहां पर कोई सामान नहीं खरीदेगा, खरीदेगा भाई लोग जाएंगे तो सामान भी खरीदेंगे, तो वहां पर दुकानदार भी ऑटोमेटिकली दुकानें बन जाएंगी। तो जहां पर लोग होते हैं वहां पर सब चीज ऑटोमेटिकली बन जाता है, समझ रहे हो। तो दुकानदार, बैंक कर्मी, क्या लोग पैसा जमा नहीं करेंगे, करेंगे भाई। तो बैंक कर्मी, डॉक्टर, अध्यापक और अन्य सेवाएं उपलब्ध कराने वाले लोग भी उनके पीछे पीछे पहुंच जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखना। और जापान का जो कोबे ओसाका प्रदेश है, इंपॉर्टेंट है भाई, ये सब ध्यान रखा करो, एमसीक्यू में जो हाईलाइट कर रखे हैं मैंने, ठीक है, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूँ साथ साथ में, ध्यान रखना। तो जापान का जो कोबे ओसाका प्रदेश है, ये अनेक उद्योगों की उपस्थिति के कारण क्या है, सघन बसा हुआ है। कहने का मतलब यहाँ पर बहुत ज्यादा जनसंख्या है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा उद्योग है, समझ आ गया, ये आपको ध्यान रख लेना है। आपका लास्ट कारक भौगोलिक कारक हमने देखा, उसके सब डिवीजन हमने देखे, हमने आर्थिक कारक देखा, उसके सब डिवीजन देखे। अब हम बात करेंगे सामाजिक सांस्कृतिक कारक की, ठीक है भाई। तो देखो, अगर मैं सामाजिक सांस्कृतिक कारक की बात करता हूँ, तो कुछ स्थान जो हैं धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के कारण अधिक लोगों को क्या भाई आकर्षित करते हैं, ठीक है। कहने का मतलब है कुछ जगह ऐसी होती है जिसका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व बहुत होता है, मतलब कि जो बहुत कल्चरली, ठीक है, बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है, लोगों को क्या अपनी तरफ आकर्षित कर रहे होते हैं, समझ आ गया। ठीक इसी प्रकार लोग जो है उन क्षेत्रों को छोड़कर चले जाते हैं जहां पर सामाजिक और राजनीतिक अशांति होती है, ठीक है। क्या बोला मैंने इसका, यहाँ पर क्या मतलब है इसका, भाई लोग उन क्षेत्रों को छोड़ देते हैं जहां पर सामाजिक और राजनीतिक अशांति होती है। देखो, सामाजिक अशांति का मतलब समझ सकते हो, एक समाज है, ठीक है भाई, जहां पर क्या है, डेली लड़ाई झगड़े, ठीक है, भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन जैसी चीजें हो रही हैं। और राजनीतिक अशांति का मतलब ये होता है, मान लीजिए आप कि जो सरकार है, सरकार क्या वहां पर ढंग से रूल नहीं कर रही है, ठीक है, मनमाने तरीके से अपना काम कर रही है। और जो वहां पर जो आपकी सरकार है वो भी स्थिर नहीं है, सरकार जो है आपकी, सरकार स्थिर भी नहीं है, सरकार जो है आपकी स्थिर भी नहीं है। कहने का मतलब है कभी कोई गवर्नमेंट आ रही है, फिर वो गिर जा रही है, फिर दूसरी आ जा रही है, समझ रहे हो। तो पॉलिटिकली भी क्या है, अनस्टेबल है वो कंट्री है, वो जगह। और वहां पर मान लो कि आपके थोड़े युद्ध वगैरह भी चल रहे हैं, तो सामाजिक और राजनीतिक अशांति होते लोग उन जगह को छोड़ देते हैं, ठीक है भाई, समझ आ गया। और कई बार सरकारें भी क्या होती, देखो यहाँ तक आपको समझ आ गया भाई, सामाजिक सांस्कृतिक कारक हो गया ये, कि जहां पर धार्मिक महत्व होगा, सांस्कृतिक महत्व होगा, उस जगह पर लोग आकर्षित हो जाएंगे। अब मान लो भाई कोई भी रिलीजन का व्यक्ति है, अब एक जगह ऐसे जहां पर उसके रिलीजन को बहुत इज्जत मिलती है, तो वहां पर लोग, वो रिलीजन का बंदा जाएगा, सीधी सी बात है, क्योंकि वहां पर उसका धार्मिक महत्व बहुत है। तो ये आपको समझ आ गया। और कई बार क्या होता है, कई बार सरकारें लोगों को विरल जनसंख्या वाले क्षेत्रों में बसने के लिए और भीड़ भाड़ वाले स्थानों से चले जाने के लिए प्रोत्साहित भी या प्रोत्साहन भी देती है। विरल जनसंख्या वाला मतलब क्या है, यहाँ पर देखो कहाँ गया भाई, हरा हरा। विरल जनसंख्या का मतलब है जहां पर जनसंख्या बहुत कम है, ठीक है भाई, विरल जनसंख्या का मतलब है जहां पर जनसंख्या बहुत कम है। तो कई बार गवर्नमेंट जो होती है, सरकारें क्या करती हैं, लोगों को जो एक कम स्थान, जो कम जनसंख्या वाला जगह है ना, वहां पर बसने के लिए प्रेरित करती है, प्रोत्साहन देती है, और भीड़ भाड़ वाली जगह से छोड़ने के लिए, और जहां पर कम है, जहां पर विरल जनसंख्या, वहां पर जाने के लिए प्रोत्साहन देती है, भाई चले जाओ, ठीक है। और थोड़ा मुआवजा भी देती है, भाई तुम चले जाओ, ठीक है, हम तुम्हें ये गिफ्ट वगैरह, उपहार, या मतलब एज अ मुआवजा कुछ भी देंगे, समझ आ गया। तो सामाजिक सांस्कृतिक कारक में आप ये लिख सकते हो, समझ तुम्हें आ गया होगा। अगला टॉपिक क्या है अपना, जनसंख्या वृद्धि, पॉपुलेशन ग्रोथ। यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन अभी पता है लॉन्ग क्वेश्चन कहाँ से बनता है, जब मैंने पीछे टॉपिक खत्म करा ना आपका, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, वहां से बनता है, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि देखो भाई, जनसंख्या वृद्धि का मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ। तो इसमें हमें क्या देखना है, देखिए भाई, जनसंख्या वृद्धि ये आपका जनसंख्या परिवर्तन, दोनों का मतलब लगभग सेम है, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या परिवर्तन का अभिप्राय बेसिकली किसी क्षेत्र में, किसी भी एरिया में, किसी भी क्षेत्र में समय की किसी निश्चित अवधि के दौरान बसे हुए लोगों की संख्या में परिवर्तन से है। यहाँ पर देखो कितने आए, जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या परिवर्तन, समय की किसी निश्चित अवधि, समय की किसी निश्चित अवधि के दौरान बसे हुए लोगों की संख्या में परिवर्तन, बसे हुए लोगों की संख्या में परिवर्तन। अब यहाँ पर क्या है, समय की निश्चित अवधि, क्या है इसका मतलब, मैं कोई समय ले लेता हूँ 10 साल, ठीक है, मैं मान लेता हूँ भाई 2011 से लेकर 2021, ठीक है, ये आपका टोटल 10 साल हो गए।
तो ये क्या है, समय की निश्चित अवधि है। ये क्या है, बेसिकली आपकी समय की निश्चित अवधि है। ये आपकी समय की निश्चित अवधि हो गई। तो इस निश्चित अवधि में समय की जो यहाँ पर बसे हुए लोग थे भाई, इस टाइम पे लोग तो बसे होंगे ना। अब इस टाइम पे जो बसे हुए लोग हैं, उनमें जो परिवर्तन आता है, उनमें जो परिवर्तन आता है उसी को हम क्या बोलते हैं, जनसंख्या वृद्धि कहते हैं, या जनसंख्या परिवर्तन हम कहते हैं। अब देखो, अब ये जो जनसंख्या वृद्धि है ना, ये आपकी सकारात्मक भी हो सकती है और आपकी नेगेटिव भी, यानी कि नकारात्मक भी हो सकती है। क्यों हो सकती है, मान लो इस 10 सालों में बच्चों का जन्म हुआ होगा ज्यादा, क्या होगा, मान लो बच्चों का जन्म बहुत ज्यादा हुआ होगा, और मृत्यु जो है, देखो जन्म जो मैं लिख देता हूँ, ठीक है, जन्म ज्यादा हुआ होगा, एरो ऊपर दिखाने का मतलब है ज्यादा जन्म हुआ होगा, और जो मृत्यु है बहुत कम हुई होगी। मृत्यु जो है वो बहुत कम हुई होगी। समझ आ गया। अब ऐसे में जन्म ज्यादा हो रहे, मृत्यु कम हो रही है, तो ऐसे में क्या होगा, मृत्यु ज्यादा, ठीक है, मृत्यु मतलब कहने का मतलब मृत्यु ज्यादा हो रही है, हाँ मृत्यु कम हो रही है, ठीक है, और जन्म भी आपका ज्यादा हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो आपके लोगों की जनसंख्या यहाँ पर बढ़ेगी, तो क्या हो रहा है, यहाँ पर जनसंख्या में परिवर्तन आपका यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। अब ऐसे में क्या हो रहा है भाई, जन्म तो यहाँ पर आपका नॉर्मल है, लेकिन मृत्यु आपकी बढ़ती जा रही है। ठीक है भाई, जन्म कम है, जन्म स्टेबल है, और मृत्यु आपकी बढ़ती जा रही है, तो इससे होगा क्या, आपकी जनसंख्या में कमी आएगी। समझ रहे हो। तो ये क्या होगा भाई, एवरेज जो पॉपुलेशन इस 10 सालों में थी पहले से, अगर मान लो कि कम होती है, तो हम बोलेंगे नेगेटिव परिवर्तन हुआ है, नकारात्मक परिवर्तन हुआ। जनसंख्या की वृद्धि कैसे है, नकारात्मक है। अगर ज्यादा हो गई 10 सालों में, तो हम बोल देंगे भाई 10 सालों में जनसंख्या वृद्धि कैसी थी, सकारात्मक थी। और इसे हम परसेंटेज में भी क्या है, हम शो कर सकते हैं, ध्यान रख लेना। समझ आ गए। तो यही बातें हैं जो मुझे बतानी थी जनसंख्या वृद्धि में, देखिए। ठीक है, अब यही सब होगा। तो ये परिवर्तन जो है, ये परिवर्तन जनसंख्या वृद्धि में जो होगा, ये धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। और इसे हम परसेंटेज के रूप में, यानी प्रतिशत के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। ध्यान रखना कि भाई 20%, 10% की हमें वृद्धि देखने को मिली है, 20%, 30%, तो आप बता सकते हो। ठीक है, अभिव्यक्त किया जा सकता है। और जनसंख्या परिवर्तन बेसिकली क्या है, किसी क्षेत्र की आर्थिक प्रगति, सामाजिक उत्थान, ध्यान से सुनना ये वर्ड्स, ठीक है भाई, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को का महत्वपूर्ण सूचक होती है। कि भाई एक एरिया में क्या हमें जनसंख्या परिवर्तन हो रहा है, तो जनसंख्या परिवर्तन बेसिकली क्या दिखा रही है, उस क्षेत्र की आर्थिक उन्नति दिखा रही है। अब मान लो कि एक जो जगह है वहां पर जनसंख्या परिवर्तन क्या हो रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है और मृत्यु कम हो रही है। मैंने तुम्हें कोई बताया अभी, वहां पर मृत्यु कम हो रही है, इसका मतलब वहां की जो हॉस्पिटल, जो चिकित्सक व्यवस्था वो अच्छी है, यानी कि उसकी आर्थिक प्रगति हेल्थ केयर में अच्छी है। सामाजिक उत्थान कैसा है, उसका ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि कैसी रही है, ये जनसंख्या परिवर्तन हमें दिखा देती है। ठीक है, ध्यान रखना। समझ आ गई, आपको पता होना चाहिए। अब जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि और ऋणात्मक वृद्धि, ये क्या है, अब देखो जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि कब होगी, तो ऋणात्मक वृद्धि की भी बात करेंगे। ठीक है, तो धनात्मक वृद्धि की बात मैं करूं, तो जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि दर किन्हीं दो समय अंतरालों के बीच, ठीक है, दो समय अंतराल में लिख देता हूँ भाई, दो समय अंतराल वही लिख देता हूँ, ठीक है, समझ में आ जाएगा, 2011 से लेकर 2021। तो देखो एक समय ये हो गया, एक समय ये हो गया, ठीक है भाई। तो दो समय अंतरालों के बीच, तो किन्हीं दो समय अंतरालों के बीच जब जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो, क्या हो, जन्म दर आपकी मृत्यु दर से अधिक हो, तो वह जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि कहलाती है। समझ आ गया। दो चीजें बस यहाँ पर, आपकी जन्म दर ज्यादा हो, क्या हो, जन्म दर ज्यादा हो मृत्यु से। समझ आ रहा है, यानी कि मान लो कि 10 लोग मरे हैं भाई, अरे एग्जाम्पल 10 लोग से ज्यादा ही मरते हैं, ठीक है, मान लो कि भाई 10 लोग आपके मरे हैं और पैदा हुए 20 लोग हैं, पैदा हुए 20 लोग हैं, जन्म 20 लोगों का हुआ है और मृत्यु आपकी 10 लोगों की हुई है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपके देख रहे हो जन्म दर ज्यादा है, मृत्यु कम है, जन्म दर ज्यादा है, मृत्यु कम है, तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि देखने को आपको मिलेगी। बस यही बताना है। ठीक है, समय के दो अंतरालों के बीच, समय का दो अंतराल आप कोई से भी ले सकते हो, और यही आपका आ जाता है जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि। तो किन्हीं दो समय अंतरालों के बीच, वही दो समय अंतराल आप ले सकते हो, ठीक है भाई, 2011 से लेकर 2021। ठीक है, तो किन्हीं दो समय अंतरालों के बीच जब जन्म दर मृत्यु दर से कम हो, जब जन्म दर जो मृत्यु दर से कम हो जाती है, तो जनसंख्या की क्या है, वो ऋणात्मक वृद्धि कहलाती है। अब ये उल्टा मैं कर देता हूँ, 10 लोग जन्मे हैं, 10 लोग आपके जो हैं जन्मे हैं और आपके 20 लोग मर गए। ठीक है, 20 लोगों की मृत्यु हो गई और 10 लोग जन्मे हैं। अब क्या हो रहा है भाई, उल्टा हो गया ना। तो आपकी मृत्यु दर जो है वो ज्यादा है, अभी बताऊंगा मृत्यु दर भी क्या होता है, और अब आगे टॉपिक है। ठीक है, और जन्म दर जो है आपकी कम है।
तो यहाँ पर क्या होगा, ऋणात्मक वृद्धि होगी, क्योंकि जनसंख्या जो इतनी पहले थी वो कम हो जाएगी, समझ रहे हो ना, और यहाँ पर जनसंख्या पहले से ज्यादा हो जाएगी। तो हमें क्या हुआ, हमें जनसंख्या में पॉजिटिव एड ऑन देखने को मिला इस वाले कंटेक्स्ट में, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, हमें माइनस होता हुआ दिख रहा है जनसंख्या जो पहले थी उसमें। तो जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि दर ये हो जाती है। वृद्धि दर आपको समझ आ गया होगा क्या होती है, ऋणात्मक और सकारात्मक या धनात्मक आप कह सकते हैं, ठीक है। ठीक है, सकारात्मक या धनात्मक आप सकारात्मक नहीं कहोगे, धनात्मक कहोगे, ठीक है, ध्यान रखना। अब आगे हम चलते हैं। अब जो आप ये देख रहे हो जनसंख्या परिवर्तन, तो जनसंख्या परिवर्तन है ये, इसमें आपका मृत्यु दर तो होता ही है, जन्म दर तो होता ही है, एक और होता है, ठीक है। जनसंख्या में जो परिवर्तन आ रहा है एक दो समयांतरालों के बीच, उसमें एक और आता है, वो आता है प्रवास। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, घटक बोलते हैं। तो भाई जनसंख्या परिवर्तन के घटक कौन कौन से हैं, देखो। पहला है आपका जन्म, दूसरा है आपका मृत्यु, तीसरा है आपका प्रवास, ठीक है, समझ आ गया होगा। तो तीन मैंने बता दिए हैं, कौन कौन से हैं, प्रवास, मृत्यु और जन्म, ध्यान रखना, ठीक है। देखो अब इन्हीं के ऊपर हम क्या करेंगे, बारी बारी बात करेंगे। तो पहले मैं बात करूंगा जन्म दर और मृत्यु दर की, फिर हम प्रवास की बात कर लेंगे, क्या जल्दी थोड़ी है कोई सी बात की। देखो तो जन्म दर की मैं बात करूं, तो जन्म दर बेसिकली क्या है, जन्म दर को हम अशोधित जन्म दर भी बोल सकते हैं, ठीक है, सीबीआर, जिसको हम बोलते हैं क्रूड बर्थ रेट, समझ आ गया। तो जन्म दर जो यानी इसको हम अशोधित जन्म दर भी बोल सकते हैं, इसको हम कैसे देखते हैं, प्रति हजार स्त्रियों द्वारा, प्रति हजार स्त्रियों द्वारा दिए गए जीवित बच्चों के रूप में व्यक्त किया जाता है, समझ आ रहा है भाई, प्रति हजार स्त्रियों द्वारा दिए गए जीवित बच्चे, ये आपका क्या होता है, जन्म दर होता है कि भाई प्रति हजार स्त्रियां, अगर हम प्रति हजार स्त्रियां देखते हैं उसमें कितने बच्चे जो जन्म उन्होंने दिए हजार स्त्रियों ने, लेकिन कैसे जीवित बच्चे, कुछ होते हैं ना बच्चे जो हैं पैदा होते जिनकी डेथ हो जाती है, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए वैसे, तो वही है। तो हजार स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों के रूप में क्या हम जन्म दर को व्यक्त कर रहे होते हैं, हम जब रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, हम जब जन्म दर को देख रहे होते हैं, निकाल रहे होते हैं, तो वहां पर हम यही कर रहे होते हैं, प्रति हजार स्त्रियों पर ही कैलकुलेट कम कर रहे होते हैं। मृत्यु दर की बात करूं मैं, मृत्यु दर की बात करूं तो अशोधित मृत्यु दर को किसी क्षेत्र विशेष में, किसी क्षेत्र विशेष में किसी वर्ष के दौरान प्रति हजार स्त्री, प्रति हजार जनसंख्या, ठीक है, स्त्री नहीं, प्रति हजार जनसंख्या के पीछे मृतकों की संख्या के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। डायरेक्ट मैं कहूं किसी भी वर्ष के दौरान हजार लोग, हजार जनसंख्या पर कितने लोग मरे हैं, सीधी सी बात कहूं, ये आपका मृत्यु दर हो जाता है। तो प्रति हजार जनसंख्या के पीछे, प्रति हजार, हर हजार लोगों में कितने लोगों, अगर मैं हजार लोग लेता हूँ कितने लोगों की डेथ हो रही है, तो प्रति हजार लोगों के पीछे मरने वालों की संख्या, मृतकों की संख्या को हम क्या कहते हैं, मृत्यु दर हम कहते हैं, ध्यान रखना। ये हो जाएगा आपका। प्रवास की बात मैं करूं, प्रवास बहुत आसान है, जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, तो जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वह स्थान जहां से लोग गमन करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उद्गम स्थान, ठीक है, समझ आ रहा है। तो प्रवास देखो, प्रवास बेसिकली क्या है, आपको प्रवास की डेफिनेशन थोड़ी मिलेगी इसमें। प्रवास का मतलब ये होता है जब लोग एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते हैं, समझ आ गया। अब जब लोग एक जगह से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वे जिस स्थान से जा रहे होते हैं, जहां से वो, ठीक है भाई, जहां से मैं जोर है, ठीक है, जहां से वो गमन कर रहे हैं, जहां से वो जा रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उद्गम स्थान, ठीक है। मान लेते हैं भाई, देखो एक जगह आपकी ये है, एक जगह आपकी ये है, ठीक है, लोग, लोग जो हैं, लोग मान लो ये व्यक्ति है ए, ठीक है, ये व्यक्ति है ए, ये जो है यहां से चले गया यहां पर, ठीक है, इसके बाल वगैरह ये बना देते हैं, ठीक है, थोड़े से, ठीक है, ये चले गया इस स्थान पर, ये इस स्थान से कहाँ आ गया, इधर आ गया, तो इसके लिए ये जगह क्या होगी, ये इसका होगा उद्गम स्थान, ये क्या होगा इसका, ये इसका होगा उद्गम स्थान, ठीक है, उद्गम स्थान होगा, क्यों होगा, क्योंकि यहां से ये यहां गया है, तो जहां से व्यक्ति गमन कर रहा है वो क्या होगा, आपका उद्गम स्थान होगा, और जहां जा रहा है तो ये व्यक्ति यहां से यहां आ गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, गंतव्य स्थान, जहां जा रहा है उसको गंतव्य स्थान हम बोलेंगे, समझ आ गया। आगे चलते हैं। तो जिस स्थान में आगमन करता है मतलब जहां जा रहा है उसको हम गंतव्य स्थान बोलते हैं, समझ तो में आ गया होगा। आगे चलते हैं। और उद्गम स्थान जनसंख्या में कमी को दर्शाता है, ठीक है, और जबकि गंतव्य स्थान आपकी जनसंख्या में वृद्धि को या बढ़त को दर्शाता है, ठीक है भाई, सीधी सी बात है यार, इस एरिया से निकल के लोग इस एरिया में जा रहे हैं, यहाँ से निकल के लोग इधर जा रहे हैं,
तो यहाँ तो जनसंख्या कमी होगी और यहाँ पर जनसंख्या पहले से ही रह रही है, यहाँ पर और बढ़ जाएगी। तो जो गंतव्य स्थान होता है, ये तो हमारा गंतव्य स्थान है, ये यहाँ पर ये क्या है, ये आपको दिखा रहा है बढ़त को, वृद्धि को, ये दिखा रहा है कमी को। समझ आ गया? ये आपको ध्यान रख लेना है प्रवास के बारे में। अब जो प्रवास है ना, अब जो लोग ये प्रवास कर रहे हैं, ये स्थायी भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है, भाई लोग बस ही जाए आए ना वहां से, ठीक है। अब वो ये अस्थायी भी हो सकता है, मतलब कि नॉन परमानेंट भी हो सकता है ये, और आपका मौसमी भी हो सकता है, यानी कि सीजनल हो सकता है। लोग भाई गर्मी के लिए जाते हो, सर्दी में वापस आ जाते हो, सर्दी में जाते हो, गर्मी में वापस आ जाते हो, तो मौसमी भी हो सकता है। इसके बहुत सारे कारण होते हैं भाई। लोग परमानेंट बस गए, लोग अस्थायी रूप से बस गए, 5 साल बाद आ गए, 4 साल बाद आ गए, मौसम में हर 6 महीने बाद बदल रहे हैं। मान लो कि उनको गर्मी में उस जगह पर रोजगार मिल जाता है, ठीक है, और बाकी 6 अगले सीजन में नहीं मिलता, तो वहां से वापस आ जाएंगे, सीधी सी बात है। तो प्रवास आपका स्थायी, आपका जो है अस्थायी, और आपका मौसमी यानी सीजनल भी हो जाता है। परमानेंट नॉन परमानेंट आपका सीजनल, ये आपका स्थायी हो जाता है। और जो ये आपका प्रवास है, ये गांव से गांव भी हो सकता है, ठीक है भाई, गांव से गांव भी हो सकता है आपका, गांव से नगर भी हो सकता है, नगर से नगर में भी हो सकता है, और नगर से गांव की ओर भी हो सकता है। कोई व्यक्ति जो है वो परेशान हो गया है नगर की लाइफ से, उसको शांति चाहिए मन में, तो वो गांव पहुंच जाएगा, ठीक है भाई, ऐसा ही होता है। तो नगर से गांव की ओर वो जा सकता है। समझ आ गया? अब देखिए यहाँ पर एक और चीज आती है, आप्रवास और उत्प्रवास, ठीक है। समझना है एक चीज को, कंफ्यूजन कुछ भी नहीं होनी चाहिए आपको। आप्रवास क्या है? प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाते हैं वो आप्रवासी कहलाते हैं। प्रवासी समझ गए ना यार, जो एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं। तो प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जा रहे हैं, मैं तो वही बनाऊंगा वापिस, ठीक है, देखो यही जगह, ठीक है। ये व्यक्ति जो मैंने बनाया था, ठीक है, ये व्यक्ति जो मैंने बनाया था, ये व्यक्ति जो मैंने बनाया था, ठीक है, ठीक है, ये व्यक्ति मैंने बनाया था, ये चले गया इस स्थान पर, ये इस पे गया, ये नए स्थान पर गया, ये व्यक्ति नए स्थान पर गया, तो ये कौन हुआ? ये अप्रवासी हुआ। समझ आ गया? और उत्प्रवास क्या होता है? जो प्रवासी एक स्थान से बाहर चले जाते हैं वो उत्प्रवासी कहलाता है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अप्रवासी क्या होगा? जो नए स्थान पर चले गया। और उत्प्रवासी या उत्प्रवास वो होता है ऐसा प्रवासी जो एक स्थान से बाहर चले जाता है, एक स्थान को छोड़ देता है, वो उत्प्रवासी कहलाते हैं। अब आपके मन में अरे कंफ्यूजन नहीं होगी यार, दोनों का मतलब सेम ही लग रहा है, दोनों का मतलब सेम ही होता है। कहने का मतलब है कि जो एक व्यक्ति है ना, ये जो हमारा व्यक्ति है, इसका हम कुछ नाम रख देते हैं, ठीक है, बताना कमेंट में क्या हो सकता है इसका नाम, ठीक है। तो ये जो व्यक्ति है, ये जो व्यक्ति है, ठीक है, ये जो व्यक्ति है, ये जो है ना, ये अप्रवासी भी हो सकता है, ये उत्प्रवासी भी हो सकता है। क्यों? ये इस जगह को छोड़कर, देखो ये किसी नई जगह पर गया, ये जगह थी ए और ये जगह थी बी, तो ये ए से बी भी गया, ये ए इस जगह से बी जगह पे गया, तो ये नए स्थान पर गया। और ये अप्रवास की डेफिनेशन है जब कोई व्यक्ति नए जगह पर जाता है। और उत्प्रवास क्या होता है? जो एक जगह को छोड़ देता है। तो भाई इसने एक जगह को छोड़ा भी तो है, तो एक व्यक्ति जो प्रवासी है वो अप्रवासी भी हो सकता है और उत्प्रवासी भी हो सकता है। समझ आ गया? आगे चलते हैं। अब जो प्रवास है, जो आपका ये प्रवास है, इसको प्रभावित करने वाले कारक, जो प्रवास है इसको प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, ध्यान रखना है कि भाई जो प्रवास है लोग करते क्यों हैं, इसके प्रवास जो लोग करते क्यों हैं, प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक। तो आपको क्या बताना है? तो उसमें दो होते हैं, एक प्रतिकर्ष कारक, एक आपका होता है अपकर्ष कारक, ठीक है, ध्यान रखना। क्या होता है आपका? एक प्रतिकर्ष कारक होता है, एक आपका अपकर्ष कारक होता है, ठीक है। ये प्रतिकर्ष कारक और ये आपका अपकर्ष कारक होता है। समझ आ गया? अब ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव का मतलब कुछ समझ रहे हो? देखो, अपकर्ष का कारक का मतलब वो हो गया जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। अपकर्ष कारक ऐसे कारक होते हैं जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। प्रतिकर्ष कारक वो होते हैं जो लोगों को वहां से मजबूर कर देते जगह छोड़ने के लिए। तो इसलिए मैंने माइनस और यहाँ प्लस का सिंबल दिखाया है, ठीक है, ध्यान रखना। अब ये प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक क्या क्या होते हैं इसकी हम बात कर लेते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं प्रतिकर्ष कारक की, तो रहन सहन की आपकी निम्न दशाएं, बिल्कुल लो लेवल का लाइफस्टाइल, वहां पर जहां लोग प्रतिकर्ष कारक वो होते हैं जहां पर रहने की बहुत निम्न दशाएं होती है, कोई फैसिलिटी वगैरह नहीं होती है। राजनीतिक अस्थिरता होती है, मतलब पॉलिटिकल यानी जो गवर्नमेंट है हमारी वो स्टेबल ही नहीं है, 2-2 साल में, 1-1 साल में गिर जा रही है, ठीक है, एक 2 साल में गिर जा रही है। प्रतिकूल जलवायु, वहां की जो जलवायु जो क्लाइमेट है वो रहने योग्य ही नहीं है। हमको रहना पसंद है गर्मी में, वहां पड़ती सर्दी ज्यादा है, तो प्रतिकूल जलवायु, समझ रहे हो।
प्राकृतिक विपदाएं बहुत ज्यादा आ रही है, मान लो किसी एरिया में महामारी है, उस एरिया में बहुत ज्यादा है, और आपका आर्थिक पिछड़ापन उस एरिया में है, मतलब कि बैकवर्डनेस बहुत है इकोनॉमिकली, तो बेसिकली ये प्रतिकर्ष कारक बहुत है, या मतलब कि एक व्यक्ति जो है प्रतिकर्ष कारक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो अगर एक व्यक्ति जो है इस चीज से गुजर रहा होगा, इनमें से किसी चीज से भी, तो वो जो है कई दूसरी जगह पर जा सकता है, और उसी जगह पर जाएगा जहां पर ये सब दिक्कतें ना हो। तो इसके अलावा जो उनसे अच्छी चीजें बच गई वो आपकी अपकर्ष कारक होती है, ध्यान रख लेना। समझ आ गया? देखो ये आपका अपकर्ष कारक हो गया, यानी कि अच्छे कारक, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो काम के बेहतर अवसर, अपकर्ष कारक वो होते हैं हमें काम के बेहतर अवसर। अब जहां काम के बेहतर अवसर मिलेंगे वहां पर प्रवास कर जाएगा व्यक्ति, वहां पर क्या कर जाएगा, प्रवास कर जाएगा, क्योंकि उसको काम के अवसर मिल रहे हैं, रहन सहन की अच्छी दशाएं मिल रही हैं, शांति है, ठीक है, स्थायित्व है, मतलब बंदे को वहीं रहना पड़ रहा है, कहीं जाना नहीं पड़ रहा है। अनुकूल जलवायु है उसके अकॉर्डिंग, जलवायु कैसी है, उसके अनुकूल है, बिल्कुल सही है। और जीवन और वह संपत्ति की सुरक्षा है, उसके जीवन की भी सुरक्षा है और संपत्ति की भी सुरक्षा वहां पर है। नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं, कौन सा है, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत, ठीक है ना, सिद्धांत। ये टॉपिक जो है एग्जामिनर का सबसे फेवरेट है, ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन जो आपका कई बार बन रखा है, ठीक है, 5 मार्क्स में बनता है, ठीक है, ध्यान रखना। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत है क्या, आपके एनसीईआरटी में इसको समझाने के लिए एक इमेज भी दे रखी है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझ गए तो आप ये पूरा टॉपिक समझ गए इसका मतलब, ठीक है। देखो अगर मैं बात करूं जनांकीय संक्रमण सिद्धांत क्या कहता है, तो जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन और भविष्य की जनसंख्या के पूर्व अनुमान का लगाने में मदद करता है। अगर मैं बोलूँ जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का क्या फायदा, क्या मदद कर रहा है ये, तो किसी क्षेत्र की जनसंख्या के बारे में वर्णन कर रहा होता है, और भविष्य में वहां की जनसंख्या, उस जगह की जनसंख्या कितनी होगी, कैसी होगी, उसका पूर्व अनुमान, यानी पूर्व मतलब पहले, ठीक है, अनुमान मतलब हम अनुमान लगा रहे हैं, अंदाजा लगा रहे हैं, तो पहले ही अंदाजा लगाना, ये इसमें मदद कौन करता है, हमारा जनांकीय संक्रमण सिद्धांत करता है, ठीक है, समझ आ गया। अब इस सिद्धांत के अनुसार, यानी कि सिद्धांत कहता क्या है, बेसिकली इसकी हमें बात करनी है, ठीक है। देखो तो ये कहता है कि भाई जैसे जैसे कोई देश या समाज ग्रामीण खेतीहर और अशिक्षित अवस्था से उन्नति करके नगरीय, औद्योगिक और साक्षर बनता है, तो क्या होता है, तो उस समाज में उच्च जन्म दर व उच्च मृत्यु दर से निम्न जन्म और निम्न मृत्यु दर की स्थिति आने लगती है, और यही परिवर्तन ये जो है कई अवस्थाओं में आता है, और इसे हम क्या कहते हैं, सामूहिक रूप से जनांकीय चक्र कहते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, हमारा जनांकीय संक्रमण सिद्धांत। तो यहाँ पर कौन कौन सी बातें आई, इसी की मैं बात करनी है। देखो तो यहाँ पर इसने बोला जैसे जैसे कोई देश या समाज ग्रामीण खेतीहर और अशिक्षित, 3 है यहाँ पर, ग्रामीण खेतीहर, ठीक है, मतलब ग्रामीण खेतीहर का मतलब है गांव वगैरह में खेती करने वाला, ग्रामीण खेतीहर और अशिक्षित। तो जब एक व्यक्ति, एक समाज, कोई देश इस कैटेगरी से, ग्रामीण खेतीहर से और अशिक्षित यानी कि इलिटरेट वाली अवस्था से क्या करता है, उन्नति करके नगरीय, यानी गांव से क्या, ग्रामीण से कैसा हो गया, वो नगरीय हो गया, ठीक है भाई, खेतीहर से कैसा हो गया, औद्योगिक हो गया वो, यानी कि इंडस्ट्री वगैरह करने लग गया, और अशिक्षित से कैसा हो गया, वो साक्षर हो गया। तब ऐसा होता है, तब क्या होता है, तो उस समाज में उच्च जन्म और उच्च मृत्यु दर। क्यों? क्योंकि जब बंदा अशिक्षित होता है ना, वो इलिटरेट होता है, उसे नहीं पता होता है कि हमें फैमिली प्लानिंग कैसे करनी चाहिए, तो वो बच्चे भी ज्यादा पैदा करता है, लेकिन जन्म दर हमें ज्यादा देखने को मिलती है और मृत्यु दर भी ज्यादा देखने को मिलती है। तो लेकिन जब बच्चा जो है, मतलब कि जो जनांकीय संक्रमण का सिद्धांत क्या कहता है कि जब अशिक्षित से शिक्षित हो गया, साक्षर बनने लग गया इंसान या देश या आप कह लो समाज, तो क्या होगा, उस समाज में उच्च जन्म दर उच्च मृत्यु दर से क्या होगा, निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर होगा। क्यों? क्योंकि वो शिक्षित हो चुका है, तो जन्म दर भी क्या होगी, निम्न होगी, जन्म दर कम होगी, क्योंकि वो समझ जाएगा कि भाई फैमिली प्लानिंग बहुत जरूरी होती है, और निम्न मृत्यु दर हो जाएगी क्योंकि अब समाज, ये देश क्या ग्रो कर गया है, पहले वाली स्थिति से आगे आ गया है, तो ऐसे में जो हेल्थ सेक्टर में भी इंप्रूव होगा, तो इससे निम्न मृत्यु दर की स्थिति आने लगती है। तो इसी परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, जनांकीय चक्र कहते हैं, जनांकीय संक्रमण का सिद्धांत हम कहते हैं। और ये बहुत बेसिकली 3 अवस्थाओं में ये होता है, ध्यान रखना, ठीक है, 3 से 4 अवस्था में होता है। तो जनांकीय संक्रमण का सिद्धांत आपको समझ आ जाएगा। तो अब हम इसकी बात करते हैं। पहले हम बात करेंगे इसकी प्रथम अवस्था की, समझ आ रहा है? तो पहले हम किसकी बात करेंगे, प्रथम अवस्था की हम बात करेंगे। देखिए, अगर मैं प्रथम अवस्था की बात करूं तो प्रथम अवस्था में उच्च
प्रजननशीलता और उच्च मृत्यता होती थी। ठीक है, अगर मैं बात करूं भाई बिल्कुल प्रथम अवस्था किसकी, जनांगीय संक्रमण की, जो कि अलग अलग अवस्थाओं में परिवर्तन आते हैं। हमने देखा ना कि भाई जो समाज जो देश है वो ग्रामीण खेती से औद्योगिक हो रहा है, शिक्षित हो रहा है, तो ये ऐसे ही नहीं हो गया, ये कई अवस्थाओं में हुआ है। तो इसकी जो ये परिवर्तन आ रहा था उसकी पहली अवस्था की मैं बात करता हूं, तो इस अवस्था में क्या था, उच्च प्रजननशीलता थी और उच्च मृत्यता थी। उच्च प्रजननशीलता का मतलब है जन्म दर ज्यादा थी। क्या थी, जन्म दर ज्यादा थी। और उच्च मृत्यता का मतलब है मृत्यु दर भी ज्यादा थी। समझ आ गया, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, आगे चलते हैं। और लोग जो है महामारियों और भोजन की अनिश्चित आपूर्ति होने से, क्योंकि भाई उस टाइम पे महामारियां और भोजन की कमी होना ये बहुत नॉर्मल था। ठीक है, पहली अवस्था है ये। तो लोग महामारी और भोजन की अनिश्चित आपूर्ति से होने वाली मृत्यु की आपूर्ति कैसे करते थे, पुनर्उत्पादन से करते थे। ठीक है भाई, बहुत भारी भारी वर्ड है, समझ नहीं है तुमको ये। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, जो लोग महामारी हो गया भाई, भोजन उपलब्ध नहीं है, तो भोजन की कमी से, महामारी की वजह से जो मृत्यु होती थी ना लोगों की, उसकी क्षतिपूर्ति वो कैसे कर रहे हैं, पुनर्उत्पादन से, यानी फिर से क्या कर रहे हैं, वो बेबी को जन्म दे रहे हैं। भाई आपने देखा होगा ना, पहले भाई एक घर में 5-5 बेबी को जन्म दे देते थे। तो ऐसा क्यों है, उनको लगता था कि भाई एक मर जाए कम से कम 4 तो रहेंगे, 2 मर जाएंगे 3 तो रहेंगे। ये वाली बात आपको समझनी है। तो मृत्यु की क्षतिपूर्ति वो कैसे करते थे, अधिक पुनरुत्पादन से करते थे, फिर से प्रोडक्ट अपना बनाते थे। ठीक है, ध्यान रखना। पेरेंट्स जो होते हैं भाई, जो पेरेंट्स होते हैं उनका प्रोडक्ट क्या होता है, बेसिकली एक बेबी तो होता है। आपको पता है, ये समझाने वाली बात तो नहीं, आप बड़े हो रहे हो, है ना। तो वही बात है। तो ये क्या करते थे भाई, अपने प्रोडक्ट यानी पुनरुत्पादन से करते थे मृत्यु की क्षतिपूर्ति। पहली अवस्था की बात हो रही है, ध्यान रख लेना। आगे चलते हैं। और जनसंख्या वृद्धि धीमी होती थी। अब इस टाइम पे जनसंख्या वृद्धि कैसी है, प्रथम अवस्था में धीमी है, तेजी से नहीं बढ़ रही है। जनसंख्या वृद्धि कैसी है, धीमी है। क्यों धीमी है भाई, मन में सवाल आना चाहिए, और जरूर आना चाहिए। क्यों आएगा, देखो यहाँ पर ऐसा क्यों है भाई, जनसंख्या वृद्धि धीमी क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जन्म दर भी ज्यादा है, उच्च प्रजननशीलता है, और उच्च मृत्यता मतलब है उच्च मृत्यु दर भी ज्यादा है। जब जन्म दर भी ज्यादा, देखो जब जन्म दर भी ज्यादा, जन्म दर भी ज्यादा, मृत्यु भी ज्यादा, मृत्यु भी ज्यादा, देख लो भाई दोनों ज्यादा ज्यादा, तो बराबर हो गया ना, तो बराबर हो गया ना भाई। लोग पैदा भी हो रहे हैं लेकिन मर भी तो उसी हिसाब से रहे हैं, उतनी तेजी से मरे जितने लोग जन्म ले रहे हैं। ठीक है, जन्म भी ज्यादा है और मृत्यु भी ज्यादा हो रही है, क्योंकि उस टाइम पे हेल्थ सेक्टर इतना इंप्रूव नहीं था। एच मतलब हेल्थ, हेल्थ सेक्टर इतना इंप्रूव नहीं था। समझ आ गया, तो ये ध्यान रखना भाई। इसलिए इस टाइम पे जनसंख्या जो थी वो धीमी थी, जनसंख्या वृद्धि धीमी थी। और अधिकतर लोग खेती में कार्यरत होते थे भाई, पहले टाइम पे कोई ज्यादा कुछ करते नहीं थे लोग। तो पहली अवस्था में जो हम बात करते हैं, अधिकतर लोग इस टाइम पे खेती में ही कार्य करते थे, खेती में कार्यरत थे। और बड़े परिवारों को संपत्ति माना जाता था। ये बता देना भाई, मृत्यु की क्षतिपूर्ति पुनरुत्पादन से करते थे। ठीक है, क्यों, क्योंकि उस टाइम पे बड़े परिवार को भाई परिसंपत्ति माना जाता था। जिसमें ज्यादा लोग, वो उस टाइम पे वो थोड़ा अमीर होता था, क्योंकि भाई ज्यादा वर्क काम कर पाएंगे ना, क्योंकि अधिकतर लोग खेती में काम कर रहे हैं और खेती में तो लोगों की जरूरत होती है। तो उस टाइम पे बड़े परिवारों को संपत्ति माना जाता था। ठीक है, तो इसलिए लोग क्या ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करते थे। ठीक है भाई, समझ आ गया। तो बड़े परिवारों को संपत्ति माना जाता था। और जीवन प्रत्याशा निम्न थी। जीवन प्रत्याशा का मतलब है कि जो लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी ना वो बहुत कम थी, लोग जल्दी मर जाते थे। ठीक है, मृत्यु दर ज्यादा होने का मतलब क्या है, मृत्यु दर ज्यादा होने का मतलब है भाई वहां पर उस टाइम पे हेल्थ सेक्टर इंप्रूव नहीं था। ठीक है, जो चिकित्सा व्यवस्था वो अच्छी नहीं थी, तो लोग कम जी रहे थे, लोग कम जी रहे थे, उनकी मृत्यु ज्यादा हो रही थी। तो जीवन प्रत्याशा नहीं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी वो जीवन बच्चे बचपन से लेकर वो कितना जी पा रहे हैं। ठीक है, एक बार इस दुनिया में आने के बाद वो व्यक्ति कितना जी रहा है, तो उसको हम बोलते हैं जीवन प्रत्याशा। तो वो निम्न थी इस प्रथम अवस्था में। ठीक है, समझ आ गया। और एक पॉइंट आइए ना। और अधिकांश लोग कैसे थे, अशिक्षित थे, अनएजुकेटेड थे, इलिटरेट थे। समझ आ गया, ये आप बता सकते हो। प्रथम अवस्था जो जनांगीय संक्रमण सिद्धांत की है वो ये है, इसमें ये इसकी विशेषता हो जाएगी। दूसरी अवस्था की मैं बात करता हूँ, दूसरी अवस्था की मैं बात करूं तो इसमें आप क्या बताओगे, देखो। तो इस अवस्था में आरंभ में उच्च जन्म दर बनी रहती है। सेकेंड स्टेज की बात कर रहे हैं, इस स्टेज में, इस अवस्था में, इस अवस्था की स्टार्टिंग में उच्च जन्म दर बनी रहती है, लेकिन समय के साथ घटती है। समझाऊंगा यहाँ से, इसी को समझाना है। ठीक है, तुम्हारी बुक में दे रखा है ये। तो यहाँ पर तुम्हारे मन में क्या पॉइंट आना चाहिए कि भाई स्टार्टिंग में जन्म दर बनी रहती है हाई, लेकिन समय के साथ ये घटती रहती है। ठीक है, अभी आगे हम बात कर लेते हैं इसकी ओर। और इस अवस्था मृत्यु दर
घट जाती है भाई। जन्म दर जो है बढ़ती है, बनी रहती है। इस अवस्था में आरंभ में उच्च जन्म दर बनी रहती है, लेकिन बाद में घटने लग जाती है। और इस अवस्था में मृत्यु दर भी घटती है, मतलब कि जो जन्म दर तो बाद में घटने लग जाती है, ठीक है, लेकिन मृत्यु दर भी, जो लोग ज्यादा मर रहे थे इस अवस्था में आते आते बाद में क्या हो जाते हैं भाई, मृत्यु दर भी कम हो जाती है, मतलब कि जो लोग हैं वो कम मरने लग जाते हैं। तो कहने का मतलब है इस टाइम पे थोड़ी हेल्थ सेक्टर जो है हल्का सा इंप्रूव होने लग जाता है, इसलिए जबकि मृत्यु दर जो है घट रही है। समझ आ गया। और जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर के कारण जनसंख्या तेजी से बढ़ती है। जनसंख्या जो है तेजी से बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है, देखो स्टार्टिंग में आपकी जनसंख्या, जन्म दर, आपकी जो जनसंख्या है वो हाई है, आपकी जो जन्म दर है स्टार्टिंग में इस अवस्था की वो कैसी है, हाई है, यानी उच्च है। लेकिन और मृत्यु दर कैसी है आपकी, मृत्यु दर आपकी जो है, देखो अब समय के साथ क्या हो रहा है, मृत्यु दर भी घट रही है, समय के साथ मृत्यु दर भी घट रही है, तो आपकी लोग मर भी कम रहे हैं। आप देखो ना, जन्म दर स्टार्टिंग में ज्यादा है, जन्म दर स्टार्टिंग में ज्यादा है, और इस अवस्था मृत्यु दर पहले अवस्था के मुकाबले घट जाती है। तो यानी कि जो है मृत्यु जो है वो कम हो रही है, ठीक है, एम से मृत्यु समझ लो तो मृत्यु कम हो रही है, लेकिन ये जो है बर्थ यानी बी से बर्थ समझ लो, ये ज्यादा हो रहे हैं। तो आप देख लो ना, ये एरो जो बढ़ रहा है ये कम हो गई मृत्यु, तो क्या होगा, इससे जो है जनसंख्या तेजी से बढ़ेगी। पीछे में क्या हो रहा था, लोग मर भी उतने रहे थे, जी भी उतने रहे थे, तो भाई बराबर, और जनसंख्या धीमी गति से बढ़ रही थी, लेकिन यहाँ पे तेजी से बढ़ती है। सेकंड अवस्था जो है तेजी से जनसंख्या से बढ़ती है। एमसीक्यू यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की किस अवस्था में जो है आपकी जनसंख्या तेजी से बढ़ती है, वो द्वितीय अवस्था है, दूसरी अवस्था होती है, ध्यान रख लेना। और बाद में जो देखो जनसंख्या तेजी से बढ़ती है लेकिन बाद में घटने लग जाती है। क्यों घटने लग जाती है बाद में, क्योंकि स्टार्टिंग में जन्म दर तेज रहती है, हाई रहती है, लेकिन बाद में समय के साथ घटने लग जाती है। तो इसी प्रकार से क्या होगा, बाद में आपकी जो जनसंख्या है वो घटने लग जाती है, ध्यान रखना है, ठीक है भाई। स्टार्टिंग में तेज रहती है क्योंकि मृत्यु दर तो घट चुकी है, लेकिन आपकी जन्म दर ज्यादा है, लेकिन बाद में आपकी जन्म दर भी कम होने लग जाती है और मृत्यु तो कम हो ही रखी है, तो आपकी जो जनसंख्या उसमें बैलेंस आ जाता है, तो कमी होने लग जाती है, बाद में घटने लग जाती है आपकी जनसंख्या पहले के मुकाबले। समझ आ गया। अब देखो, अब यहाँ पर जो है ये अवस्था पहली है, ये थोड़ा पेन चेंज कर ले, ये आपकी पहली अवस्था, ये आपकी दूसरी अवस्था और ये आपकी तीसरी अवस्था, दिख रहा है, ठीक है। अब देखो, ये जो देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं आप, ये और ये वाला एक जो है, एक जन्म दर का है, एक मृत्यु दर का है, मतलब कि ये जो है जन्म दर, ये आपका मृत्यु दर को दर्शा रहा है। समझ आ रहा है। ये वाला जो आप देख सकते हो ये आपका जन्म दर को दर्शा रहा है और ये आपका मृत्यु दर को दर्शा रहा है, तो ये पीछे से ही आया है, ठीक है। ये आपका कैसे आया भाई, पीछे से ही आया है नहीं ये। तो यहाँ पर ये दोनों बराबर चल रहे हैं, यहाँ पर ये दोनों बराबर चल रहे हैं, मतलब इस प्रकार की आकृति बन रही है, ठीक है, इस प्रकार की आकृति जो है आपकी बन रही है। ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जन्म दर और मृत्यु दर लगभग बराबर है, जितने जन्म ले रहे हैं उतने मर भी रहे हैं उसी हिसाब से, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आपको ज्यादा गैप देखने को नहीं मिलता है। अब देखो स्टार्टिंग में आपकी जन्म दर ज्यादा है, देखो ये मृत्यु दर वाला शो हो रहा है और ये आपकी जन्म दर है, तो जन्म दर देख लो आपकी मृत्यु दर से ऊपर है ना भाई, यहाँ पर बराबर थी तो बराबर था, यहाँ पर दोनों बराबर चल रहे थे एक साथ, लेकिन यहाँ पर आपकी जन्म दर स्टार्टिंग में ज्यादा रहती है, लेकिन आपकी मृत्यु दर क्या होती है, स्टार्टिंग से ही घट जाती है। जब भी आपको स्टार्टिंग में क्या मिलता है, इस अवस्था में जो आपको जनसंख्या तेजी से बढ़ती हुई दिखती है, लेकिन समय के साथ देखो जन्म दर घट रही है, जैसे हमारा समय बीत रहा है, आपकी जो जन्म दर है वो घट रही है और मृत्यु दर तो ऑटोमेटिकली घट रही है, और एक टाइम पे क्या हो जाता है, दोनों आपके जो है बराबर आ जाते हैं। इस जगह पर, इस अवस्था में जब ये वाला टाइम आ जाता है, तो इसमें क्या होता है, आपकी जो जनसंख्या है बहुत धीमी गति से बढ़ रही होती है। इसके बाद आती है हमारी तीसरी अवस्था जिसकी हम बात करेंगे। समझ आ गया। तीसरी अवस्था की बात करूं तो इस अवस्था में जन्म दर और आपकी मृत्यु दर बहुत कम हो जाती है भाई। तीसरी अवस्था यानी मॉडर्न टाइम की बात हो रही है लगभग, ठीक है, मतलब कि लोग समझ गए हैं, शिक्षित हो चुके हैं। तो इस अवस्था में जो जन्म दर है, आपकी जो मृत्यु दर है वो बहुत कम हो जाती है। क्यों हो जाती है भाई, बता दिया मैंने रीजन, जन्म दर भी और मतलब लोग जन्म भी कम हो रहा है और मृत्यु भी कम हो रही है। क्यों हो रही है, बेसिकली हेल्थ सेक्टर में इंप्रूवमेंट के कारण ये हो रही है, ठीक है, ध्यान रखना। लगभग संतुलन की स्थिति होती है, इसमें क्या होती है, तीसरी अवस्था में लगभग संतुलन बना रहता है, ठीक है, जनसंख्या बिल्कुल एक तरह से कह सकते हो स्थिर हो जाती है, संतुलन बना रहता है, ना जनसंख्या आपकी तेजी से बढ़ती है ना आपकी घटती है। समझ आ गया, एक संतुलन की स्थिति बन जाती है। आगे चलते हैं। और जनसंख्या या तो स्थिर हो जाती है, मैंने बता दिया, रुक जाती है, या तो बहुत कम वृद्धि होती है, बहुत धीमी गति से बढ़ती है, बहुत धीमी गति से। ये तीसरी अवस्था आपकी हो जाएगी। और इस अवस्था में जनसंख्या जो है शिक्षित हो जाती है,
और तथा तकनीक ज्ञान के द्वारा विचार पूर्वक परिवार के आकार को नियंत्रित करती है। कहने का मतलब है यहाँ पर जनसंख्या शिक्षित हो जाती है और अपने जो है परिवार के आकार को नियंत्रित भी करती है, विचार करके, विचार पूर्वक तरीके से अपने परिवार को नियंत्रित भी करती है। यानी कि जब मन कर इतना परिवार बड़ा कर लिया अपने हाथ में, तो ऐसा कुछ नहीं करते थे। ठीक है, अब मतलब ये समझ गए लोग, पहले तो सब चलता था। ठीक है भाई, ध्यान रखना। समझ आ गया तुम्हें? तीसरी अवस्था आप देख लो, पहला ये था। ठीक है, दूसरे में लगभग हमें घटाव देखने को मिलता है। यहाँ पर बिल्कुल आपकी जन्म दर और आपकी मृत्यु दर जो बिल्कुल बराबर चल रहे हैं, तो यहाँ पर आपके बिल्कुल कह सकते हो स्थिर वाली स्थिति आ जाती है। ना आपकी जनसंख्या बढ़ रही है ना कम हो रही है, लगभग संतुलन बना हुआ है, क्योंकि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही लगभग क्या हो चुके हैं, घट चुके हैं। समझ आ गया? आपको ध्यान रख लेना है। अब जो आपका टॉपिक है जनसंख्या नियंत्रण के उपाय, क्या जनसंख्या नियंत्रण के उपाय, और लास्ट टॉपिक रहेगा। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। तो जनसंख्या नियंत्रण की बात करूं, यानी जनसंख्या नियंत्रण किस प्रकार से किया जा सकता है, क्योंकि लोग तो समझते नहीं है, तो लोगों को समझाना पड़ेगा। तो इसके लिए कौन कौन से उपाय गवर्नमेंट कर सकती है, कौन कौन से तरीके होते हैं जनसंख्या नियंत्रण के उपाय के। तो परिवार नियोजन कार्यक्रम, तो भाई लोगों को अवेयर करा जा सकता है। ठीक है, मतलब परिवार नियोजन के बारे में परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं, गर्भ निरोधक करा जा सकता है। ठीक है, ध्यान रखना, और शिक्षा का प्रसार करके इस बारे में। तो ये तीन है भाई, जिससे क्या जनसंख्या नियंत्रण की जा सकती है, जनसंख्या नियंत्रण के उपाय हैं ये। और कोई आप सोच सकते हो तो वो भी लिख सकते हो इसमें। ठीक है, बुक में मैंने तीन ही दे रखे हैं। समझ आ गया? तो जनसंख्या नियंत्रण के ये उपाय हो जाएंगे। समझ आ गया? तो यहाँ पर जो है आपका चैप्टर फिनिश होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। फिर भी कुछ डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। हाँ, और वीडियो कैसा लगी प्लीज़ जरूर बताना। बाकी एट द एंड आपके चेहरे पर ये वाली खुशी, ठीक है, आप भी ऐसे डांस करो और चैप्टर आपका फिनिश हो जाता है। बाकी वीडियो पसंद आई तो भाई क्या करना है आपको, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। बाकी बस मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।